एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट फंक्शन। तो चलो आज फिर से हम एक वन शॉट स्टार्ट करते हैं, बट ये एफएफ ईजान फिस्ट के लिए है। मैं पिछले बार ईजान फिस्ट में भाग नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट इस बार मैं थोड़ा फ्री हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार ईजान फिस्ट में मैं शामिल हो जाऊँ। तो चलो आज जो इस बार ईजान फिश में टॉपिक था उसके हिसाब से मैंने एक छोटा सा वन शॉट एवं लिखा है। ये आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो चलो हम कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग जांग क्लैन से की जाती है। जांग क्लैन जो कल्टीवेशन क्लैन का नॉर्मल सा क्लैन है, वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर से फ्लावर खिले हुए थे। लोटस क्लैन यानी कि जांग क्लैन बहुत ही सुंदर था। उसके चारों तरफ बस नदी, तालाब और उसमें खिले हुए वो कमल ही दिख रहे थे। उन कमल के बीचों बीच में कुछ बच्चे नहा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तभी एक पर्सन वहां पर गुस्से से आता है और वो उस तरफ देखते हुए कहता है, वीवो शान, तुम जल्दी बाहर आओगे कि नहीं? मदर तुम्हें कब से चिल्ला रही है। अगर मदर को पता चला कि तुम काम करने के बजाय बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हो तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगी। जल्दी निकलो वहां से। ये सुनकर एक इंसान उछलते हुए बाहर आता है। वो एक अल्फा था। वो अल्फा सामने देखता है और बहुत ही एटीट्यूड के साथ बाहर आता है। वो बहुत ही स्टाइलिश तरीके से अपने बालों को पीछे करते हुए बहुत ही हॉट तरीके से बाहर आ रहा था। वहीं वहां पर बैठे हुए काम करते हुए ओमेगा जब उसको देखती है तो वो तो बस उसके ही तरफ देखते रह गई थी क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हॉट है। वो बोल नहीं सकते, बट फिर भी ये हद से ज़्यादा हॉट है। ये सोचते हुए वो बस बिना पल के झपकाए उस पर्सन को देखी जा रही थी। वहीं वो पर्सन बहुत एटीट्यूड से उस पानी से बाहर आता है और जैसे ही उसे फील होता है वो अपने बालों की पानी को झटके से उन लड़कियों की तरफ फेंकता है और कहता है, घूरना बंद करो, मुझ पे नजर लग जाएगी। ये सुनकर वो लड़कियां अपने अपने शर्म से फेस नीचे कर लेती है। वहीं वो लड़का जो अभी उसे बुलाने आया था वो उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा फ्लर्ट करना? अब चलो, मदर कब से तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ आया मैं। ये बोलते हुए वो अपने बालों को सुखाते हुए चला जा रहा था। तभी वो इंसान रुकता है और फिर वो कहता है, तुम्हें मदर ने क्या कहा था? ये सुनकर विंग कुछ टाइम सोचता है और कहता है, ओह शिट, मैं तो भूल ही गया। ये बोलकर वो बच्चों के पास भागता है और कहता है, बच्चों कहाँ है वो? ये सुनकर बच्चे जल्दी जल्दी से तैरते हुए उसके लिए एक बकेट पूरा लोटस सीड भर के आते हैं। वो लोटस सीड को उठाकर विंग अपने हाथों में पकड़ता है और कहता है, लो ये रहे। ये सुनकर चैंग अपना सर चेक करता है और कहता है, हाँ ये लड़का सच में। ये बोलकर वो विंग को देखता है और कहता है, अब चले। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो दोनों ही जांग मैंशन के अंदर आते हैं। जब मैडम यू विंग को ऐसे देखती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो बिना विंग की बातें सुने अचानक ही विंग के ऊपर अपनी जीड़ियां से हमला कर देती है। विंग को इतनी जोर से लगी कि उसके हाथों में जो बकेट था वो पूरा नीचे गिर पड़ा। यहाँ तक कि विंग भी नीचे गिर गया, बट उसके मुंह से आह तक नहीं निकली क्योंकि ये उसका आदत हो चुका है। उसे मार खाने का, मैडम यू के ये चाबुक खाने का आदत पड़ चुका है। विंग खड़ा होता है और वो मैडम यू को देखता है। मैडम यू विंग को घूरती और कहती, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, बट तुम एक छोटे से काम को 100 घंटे लगाओगे। तुम कौन चोर हो। ये बोलकर वो विंग को फिर से मारने वाली थी, बट चैंग उन्हें रोकते हुए कहता है, मदर ये आप क्या कर रही हो? विंग अपना काम ही तो कर रहा था। ये सुनकर मैडम ये कहती है, चैंग बीच में मत आओ। मुझे पता है कि आखिर ये कौन सा काम करने जाता है। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, ओमेगाओं के साथ फ्लर्ट करता है, इसके अलावा तो इसके पास कोई काम ही नहीं है। ये सुनकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है। वहीं चैंग कहता है, मदर अब अब गलत सोच रही हो। विंग काम ही कर रहा था, वो तालाब में ही था। आप हमेशा ही विंग को गलत क्यों समझती, मुझे समझ नहीं आता। ये सुनकर मैडम यू चैंग को घूरती और कहती, तुम इसके लिए अपनी मदर से बहस करोगी?
ये बोलकर वो चैंग को घूरती है। वो दोनों कुछ और कह पाते कि अचानक ही वहाँ पर जैंग फैम में आते हैं। उनके हाथों में एक लेटर था जिसे देखकर मैडम यू का नज़र उनके ऊपर जाता है और कहती है, आप इतनी जल्दी आप वापस आ गए? ये सुनकर जैंग फैम कहते हैं, हाँ, क्योंकि लैंड क्लैन से एक इनविटेशन आया है। ये सुनकर मैडम यू कहती, इनविटेशन? कैसा इनविटेशन? ये सुनकर जैंग फैम बताते हैं कि वहाँ पर शिक्षा होने वाली है जिसके लिए हमारे राजकुमारों को वहाँ बुलाया गया है। ये सुनकर मैडम यू कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चैंग जरूर जाएगा। ये सुनकर जैंग फैमे कहते हैं, हाँ, चैंग जाएगा और साथ में विंग भी जाएगा। ये सुनकर मैडम यू कहती है, वो क्यों जाएगा? वो हमारा राजकुमार नहीं है। ये सुनकर जैंग फैमे उसे देखते और कहते हैं, यू विंग भी हमारा बेटा है। ये सुनकर मैडम यू अपना फेस टर्न करती है और मुंह बनाते हुए कहती है, नाजायज है वो। ये सुनकर विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। तभी जेंग फैमा गुस्से से यू को देखते और कहते, यू अपने जुबान को कंट्रोल में रखो। विंग मेरा बेटा है। जिस तरीके से चैंग मेरा अंश है उसी तरीके से विंग भी मेरा अंश है। विंग को तुम इतनी इंसल्ट नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता कि तुम विंग के साथ कैसी हरकतें करती हो? ये सुनकर मैडम यू आंखों को रोल करती है। जैंग फैमे मैडम यू को सुनाने लग गए थे कि तुम विंग को बचपन से परेशान करते आई हो, किस लिए विंग की मदर की जगह तुम्हें मिली है, बट फिर भी तुम इतनी ज़्यादा एटीट्यूड में रहती हो, मुझे समझ नहीं आता है। विंग एक छोटा सा बच्चा है, तुम उसे परेशान क्यों करती हो? वो तुम्हारे बेटे की जगह नहीं लेने वाला है। ये सुनकर मैडम यू उसे देखती और कहती है, मैं लेने भी नहीं दूंगी। ये सुनकर जैंग फैम मैडम यू को घूरते हैं और फिर वो अपने दोनों बच्चों को यानी कि जैंग चैंग और विंग को देखते हुए कहते हैं, और तुम दोनों 1-2 दिन के अंदर ही लैंड क्लैन के लिए निकल जाना। ये सुनकर वो दोनों ही अपना सर हिलाते हैं, बट विंग थोड़ा सा उदास था। उसे हमेशा ही मैडम यू इसी तरीके से ताना देती है। विंग को ये पसंद तो नहीं आता, बट अब क्या कर सकता है विंग? शायद तक गॉड ने उसकी लाइफ में यही सब लिखा है। यही सोचकर विंग उन सभी बात को भूल कर अब चैंग के साथ अंदर जाता है। चैंग उसे कहता है, ब्रो माफ कर देना यार, तुम जानते हो ना मेरी मदर को। ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाकर कहते हैं, हाँ हाँ समझता हूँ, अब चलो जल्दी से तैयारी करते हैं। फादर ने कहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही हमें निकलना है। ये सुनकर जैंग चैंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो दोनों अपने पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद वो लोग शाम को खाना खाने आते हैं। मैडम यू तो चैंग चैंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे पकवान बनाई हुई थी, जिसे वो बहुत प्यार से चैंग को खिलाती भी है, बट वो विंग की तरफ देखती भी नहीं है, जिसे देखकर विंग को थोड़ा बुरा फील होता है। बचपन से उसे माँ का प्यार नहीं मिला, जिस वजह से उसे बुरा फील होता है। मैडम यू उसे कभी प्यार नहीं करती। असल में मैडम यू जैंग फैमा की दूसरी वाइफ है। राजा महाराजा के टाइम में 2 शादियां नॉर्मल होती, 2, 3, 4, 5, वो कितनी भी शादियां कर सकते थे। वैसे ही जैंग फैमा ने 2 शादी की थी। पहला चांगसे सरन से, जो उनका पहला प्यार था, और दूसरा मैडम यू से, जो उनकी फैमिली वालों ने करवाया था। मैडम यू जैंग फैमा को बहुत पसंद करती थी, बट जैंग फैमा उसकी तरफ भाव देते ही नहीं थे और वो हमेशा ही चांगसे सरन के साथ रहते थे, जिससे मैडम यू को बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती थी और जब उन्हें पता चला कि जैंग फैमा उसे प्यार नहीं करते, तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो गई थी। वो झगड़ा करती थी हमेशा चांगसे सरन से और इससे चांगसे सरन बहुत ज़्यादा ही परेशान होती थी। उसने तो खुद ही जैंग फैमा को मैडम यू के पास भेजा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी का रिश्ता बर्बाद करे। हाँ, वो जानती है कि उसका पति है, बट अब उसका पति किसी और का भी तो पति है। तो ये नॉर्मल है, राजा महाराजाओं में 2-2 शादी नॉर्मल है, तो पत्नियों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और मैडम यू यहाँ पर ज़्यादा ही अमीर फैमिली से आती है। अगर मैडम यू ने नाराज़गी में अपनी फैमिली को कुछ बोल दिया, तो वो जैंग फैमिली को बर्बाद भी कर सकते। इसीलिए चांगसे सरन ने अपने दिल पे पत्थर रख के जैंग फैमिली को खुद ही मैडम यू के पास भेजा था और खुद ही उनके पानी में एक ऐसा चीज़ मिलाया था जिससे वो अपने रट में आ गए
और रट के बाद वो मैडम यू के साथ संबंध बना लेते। उससे पहले मैडम यू के साथ उन्होंने संबंध नहीं बनाया था। और ये बात जैसे ही जैंग फैमिया को पता चली, वो चांगसे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे, बट वो क्या कर सकती है। उन्होंने जैंग फैमिया को समझाया कि वो उनकी वाइफ है तो उनका हक बनता है, उन्हें भी तो उन सभी की चीज़ों की क्रेविंग होती होगी ना। ये सुनने के बाद जैंग फैमिया कुछ भी नहीं बोल पाए और उसके बाद वो तीनों ही एक साथ रहने लग गए थे। कुछ टाइम में ही मैडम यू को पता चला कि चांगसे प्रेग्नेंट है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि उनसे पहले कैसे चांगसे प्रेग्नेंट हो सकती है। इसीलिए वो चांगसे के बेबी को मरवा देती है। ये बात किसी को भी नहीं पता थी। वहीं मैडम यू भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, बट कुछ दिनों के बाद ही पता चला कि मैडम यू गर्भ में है, जिससे पता चलते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बट जैंग फैमिया मतलब नॉर्मल थे, उनके दिल में उतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी जब उनको ये पता चला कि चांगसे फिर से प्रेग्नेंट है। ये बात जैसे ही मैडम यू को पता चली तो उन्होंने फिर से चांगसे के बेबी को मारने की कोशिश की, बट इस बार कैसे भी करके उस बच्चे को बचा लिया गया था। या बोलूँ तो वो बच्चा थोड़े ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर के साथ था, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं हो पाया। वहीं चांगसे उसको मतलब उस दवा के कारण बच्चे पे तो कोई असर नहीं पड़ा, बट चांगसे की बॉडी में बहुत असर पड़ा था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो चांगसे सर की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब होती गई। जैंग फैमिया ने चांगसे की हालत को देखते हुए कई सारे वैद्य को बुलाया था, बट कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो चांगसे को बचा सके। वहीं मैडम ये तो दिल ही दिल में खुश होती गई कि ठीक है, वो बच्चा नहीं मरा तो क्या हुआ, चांगसे तो मर ही जाएगी, और चांगसे मर गई तो उसका बच्चा जो उसके पेट में वो तो मर ही जाएगा। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी। इसीलिए उसने चांगसे सरन के उस जहर का तोड़ जानते हुए भी चांगसे सरन को बचाया नहीं। चांगसे सरन और मैडम यू दोनों ही एक ही टाइम में प्रेग्नेंट थे, बट 1 महीने का मैडम यू ज़्यादा ही मतलब मैडम यू पहले प्रेग्नेंट हुई ना, इसीलिए उनका बेबी भी पहले हो गया। और जैसे ही चांगसे सरन ने बेबी यानी कि विंग को बर्थ दिया तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और कुछ ही दिनों में वो चल बसी थी। मैडम यू को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि अब वो चांगसे उसकी लाइफ में नहीं है, बट जब वो विंग को देखती थी ना, और जब वो देखती थी कि जैंग फैमिया कैसे विंग को प्यार करते हैं, तो उन्हें और भी ज़्यादा जेलसी होती थी। इसीलिए वो विंग से नफरत करती थी, वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और जब जैंग फैमिया घर से बाहर रहते थे, वो विंग को बहुत ज़्यादा बुली करती थी, बहुत ज़्यादा मारती भी थी। बट जैंग फैमिया जब आते थे तो वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। वही विंग बच्चा था तो उसे मैडम यू से बहुत ज़्यादा डर लगता था, बट वो मैडम यू से चाहता भी था कि वो मैडम यू उसे प्यार करे, बट मैडम यू उसे कभी प्यार नहीं करती थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा ही दर्द में रहता था। और साथ ही जैंग फैमिया जो उसके फादर थे, वो भी काम की वजह से बाहर बाहर जाते रहते थे, तो वो 1 महीना 1 सप्ताह ऐसे तो बाहर ही रहते थे। और उन 1 सप्ताह 1 महीने के अंदर मैडम यू विंग का ऐसा हाल बना देती थी कि विंग बयां भी नहीं कर पाता था। विंग बेचारे उस बच्चे को, उस 5-8 साल के बच्चे को खाने को नहीं दिया जाता था। मैडम उसे एक रूम में बंद करके रखती थी और विंग को कोई बचाने नहीं आता था। बट जैंग चैंग जो उसको अपना भाई मानता था, वो हमेशा ही अपनी मदर से लड़कर अपने भाई को यानी कि विंग को खाना खिलाता था। इसीलिए विंग और चैंग का रिश्ता थोड़ा अच्छा है, बट मैडम यू बिल्कुल नहीं चाहती थी उसका बेटा इस विंग से बातें करे, इसीलिए वो उनके बीच में झगड़ा भी क्रिएट कर दी थी। बट उन दोनों का बॉन्ड कुछ ऐसा था कि वो कभी झगड़ा करवा ही नहीं पाती थी। और वहीं जैंग फैम में हमेशा ही चैंग को कहा करते थे कि वो विंग का साथ दे, विंग को सपोर्ट करे, उनकी मदर नहीं है तो वो जैंग फैमिया को जैंग चैंग को कहते थे कि वो विंग का ख्याल रखे, क्योंकि जैंग चैंग भी जानता था कि उसकी मदर तो विंग का ख्याल नहीं रखेगी, तो जब जैंग चैंग बड़ा भाई है तो उसे ही विंग का ख्याल रखना है। इसी कारण वो विंग का बहुत ख्याल रखता था। बट मैडम यू के कारण वो ये जता भी नहीं पाता था कि वो विंग से प्यार करता है, मतलब एक भाई वाला प्यार, बट वो ऐसा कर भी नहीं पाता था। वही मैडम यू विंग को बुली करती थी, विंग को मारती थी, जैंग कुछ भी नहीं कर पाता था, क्योंकि जैंग चैंग को भी उसकी मदर हल्का सा डांट दिया करती थी। और अगर
जैंग चैंग विंग को बचाने के लिए बीच में आता था, अपनी मदर से लड़ता था ना, तो मैडम यू और भी ज़्यादा विंग को मारती थी, जिसके कारण जैंग चैंग बीच में आना बंद कर चुका था। बट वो अब बड़ा हो गया है, तो बड़े होने के कारण वो अपनी मदर के सामने डट कर खड़ा तो रह सकता है, बट वो अपनी मदर के इस नेचर को बदल नहीं सकता। उसकी मदर विंग को मारती है तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। अभी विंग जब देखा था कि चैंग को कैसे मैडम यू खिला रही है, तो उसे दुख हो रहा था। बट जैंग फैमिली ये देखकर विंग को अपने हाथों से खिलाते, ये देखकर मैडम को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती, आप ये क्या कर रही हो? उसका हाथ नहीं है, उसका हाथ टूट गया है जो वो अपने हाथों से खाना नहीं खा रहा है। ये सुनकर जैंग फैमिली मैडम यू को देखते हैं और कहते हैं, पहले तुम अपने आप को देखो, क्या चैंग का हाथ नहीं है जो तुम उसे खिला रही हो? ये सुनकर मैडम यू कहती, मैं उसकी माँ हूँ, इसलिए मैं उसको खिला रही हूँ। ये सुनकर जैंग फैमिली उसे ताना देते हुए कहते, तो मैं विंग का फादर हूँ, इसलिए मैं उसे खिला रहा हूँ और तुम अपना मुंह बंद करो। ये बोलकर वो उसे चुप करवा देते हैं और फिर वो विंग को प्यार से खाना खिलाते हैं। विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा तो लगता था, बट वो नहीं चाहता था कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। और अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब उन दोनों का जाने का टाइम आ चुका था। मैडम ये तो चैंग को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, लाड प्यार कर रही थी और वो विंग को चिल्ला कर बोलती है कि मेरे बेटा का ख्याल रखना, अगर उसे कुछ हुआ ना तो तुम्हारी मैं खैर नहीं रखूंगी। ये सुनकर चैंग कहता है, मदर मैं बच्चा नहीं हूँ और मैं विंग का बड़ा भाई हूँ, मुझे विंग का ख्याल रखना है, विंग मेरा छोटा भाई है। ये सुनकर मैडम यू अपना मुंह बनाती है और कहती है, वो तुम्हारा छोटा भाई नहीं है। ये सुनकर जैंग फैम में वहां पर आते हुए कहते हैं, तुम फिर से इन दोनों के बीच में फूट डाल रही हो, तुम कब सुधरोगी? ये सुनकर वो दोनों यानी कि विंग और जैंग चैंग एक दूसरे को देखते हैं। विंग कहता है, फादर अब हम चलते हैं। ये सुनकर जैंग फैमिली उसके बालों को सहलाते हैं और कहते हैं, आराम से जाना। और चैंग ये सुनकर चैंग अपना सर हिलाता है और कहता है, फादर मैं विंग का ख्याल रखूंगा और आप मुझे नहीं कहोगे? ये सुनकर जैंग फैमिली मुस्कुराते हैं, उसके बालों को सहलाते हैं और कहते हैं, हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो उन दोनों को नाव में बैठा देते हैं और फिर वो दोनों ही वहां से चले गए थे। वहीं उन दोनों के जाने के बाद मैडम यू और जैंग फैमिली के बीच में बहस चालू हो गई थी और बहस इतनी बढ़ गई कि जैंग फैमिली गुस्से से वहां से निकल गए थे। वो मैडम यू का फेस भी नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। वहीं विंग और चैंग एक दूसरे को देखते हैं और शाय करते हैं, सच में इन दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। फिर ऐसे करते करते एक दिन हो जाता है। फाइनली वो लोग गुसु पहुंचते हैं। गुसु को देखकर विंग बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि गुसु बहुत ज़्यादा प्रीटी शहर था, मतलब प्रीटी क्लैन था। विंग इधर उधर देखता है और फिर वो चुलबुलाते हुए इधर उधर जा रहा था। विंग इतना ज़्यादा हैंडसम अल्फा था कि उसे सभी लोग देखे जा रहे थे, खासकर ओमेगा। वो लोग विंग से बातें करना चाहते थे, वहीं विंग भी उनसे फ्लर्ट किए जा रहा था, जिसे देखकर चैंग अपना मुंह बना रहा था। ये लड़का जहाँ भी जाता है लड़कियों को ओमेगा को अपने पीछे कर देता है। ये सोचकर वो अपना सर शेक कर रहा था और फिर वो गुसु के थोड़े आगे जाने लग गए थे, क्योंकि जहाँ उनको जाना था वो एक पहाड़ है, यानी कि उनकी क्लासेस क्लाउड रिसेस में होने वाली है। और क्लाउड रिसेस गुसु के पहाड़ में एक ऊपर में बना हुआ है, सबसे ऊपर में बना हुआ है, जिसके वजह से उनको आगे जाना ही पड़ेगा। विंग और जैंग चैंग वहां से जा ही रहे थे कि तभी कुछ लोग वहां पर भागते हुए आ रहे थे। ये देखकर विंग और चैंग पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। ये सुनकर वो लोग बताते हैं कि तालाब में कुछ घोस्ट आ गए हैं और वो बच्चों को वहां से खींच कर अंदर ले जा रहे हैं। हम उन्हें बचाने की ट्राई कर रहे तो वो हमें भी लेके जा रहे हैं, इसीलिए हम सभी मदद के लिए गुसु जा रहे हैं, हमारे राजकुमारों से मदद लेने जा रहे हैं, अब छोड़ो हमें जल्दी जाना है। ये बोलकर वो वहां से भाग गए थे। वहीं विंग और चैंग एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो उस तरफ जाने लग गए जहाँ पर तालाब है। वो लोग भी तालाब वाले सिटी से आए हैं, मतलब क्लैन से आए हैं, तो उनको पता है कि घोस्ट कैसे होते हैं और उनको कैसे संभाला जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही वहां पहुंच गए थे। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं वो दोनों ही उस वाटर घोस्ट से लड़ाई करने लग गए थे। बट ये वाटर घोस्ट थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल था, जिस वजह से उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर युद्ध कर रहे थे उस डीमन के साथ,
बट वहाँ पर एक डीमन नहीं था, वहाँ पर बहुत सारे डीमन थे, जिसे देखकर वो लोग शॉक हो गए थे। इस छोटे से तालाब में इतने सारे डीमंस कैसे आ सकते हैं? ये तालाब का पानी आता कहाँ से है? यही सोचकर वो एक दूसरे को देखते हैं, बट फिर वो वहाँ ज़्यादा सोचते नहीं और वो उस डीमन से युद्ध करे थे। बट वहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तभी विंग देखता है कि एक नौका जो उस तालाब में फंसी हुई है, वो अंदर खींचते जा रही है और उसमें दो दो बच्चे हैं। ये देखकर विंग सीधा बिना सोचे समझे उन बच्चों को बचाने के लिए भाग गया था। वहीं चैंग उन डीमन से लड़ रहा था। विंग उन बच्चों को अपने गोद में उठा लेता है और हवा में उड़ते हुए वो चैंग की तरफ जा रहा था। बट अचानक ही उस घोस्ट ने, या बोल तो उस डीमन ने, उसका पैर पकड़ लिया। विंग शॉक हो गया था क्योंकि उसके दोनों हाथों में अभी बच्चे हैं और वो डीमन उसका पैरों को खींच रहा है। विंग अपने पैरों को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था, बट उसके दोनों हाथ अभी फ्री नहीं है। अगर फ्री होते तो वो अपने तलवार से उस डीमन के उस पैर को काट देता, उस मतलब जिससे उसने विंग का पैर पकड़ा हुआ है वो उसे काट देता। बट अभी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, जिससे विंग नीचे गिरने लग गया। बट तभी अचानक ही एक ब्लू कलर का लाइटनिंग हुआ और वो एक तलवार में बदल कर सीधा ही उस जो डीमन था उसका पैर काट देता है, जिस पैर से उसने विंग का पैर पकड़ा हुआ था। वहीं विंग जैसे फ्री होता है वो गिरने वाला था, बट अचानक ही एक शख्स वहां पर उड़ते हुए आया और उसने विंग को पकड़ लिया था। विंग बहुत ज्यादा शॉक और वो उस पर्सन को देखने लग गया। ये क्या सीन है? वो एक अल्फा है और वो अभी इस कंडीशन में है जैसे कि वो एक ओमेगा है और उसे एक अल्फा ने बचा रखा है। यानी कि यहाँ पर उल्टा सीन हो रहा है। ओमेगा को बाहों में होना चाहिए और अल्फा उसे बचाएगा, बट यहाँ तो एक ओमेगा ने एक अल्फा को बचा लिया है। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। वही वो दोनों बच्चे उन दोनों को देखे जा रहे थे। वही वो ओमेगा उसे कुछ नहीं बोलता और फिर उसे उड़ाकर वो किनारे में ले आता है। वो दोनों बच्चे जल्दी से उतर जाते हैं और वो भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गए थे। वही विंग तो अभी भी बस उस ओमेगा को ही देखे जा रहा था। वही वो ओमेगा विंग को देखता है और फिर वो अचानक ही अपना फेस टर्न करके वहां से जाने लग गया। विंग कहता है, हे तुम कौन हो? ये बोलते हुए वो उस ओमेगा को देख रहा था, बट वो ओमेगा तो वहां से उड़ के चला गया था उस तालाब में जहां पर चैंग अभी डीमन से लड़ाई कर रहा है। वो ओमेगा चैंग के साथ मिलकर उन डीमंस के साथ लड़ाई करने लग गया। वहीं चैंग जब उस ओमेगा को पहली बार देखता है, हाय, उसका दिल धड़कने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग भी जल्दी से अपने तलवार को उड़ाता है और फिर उस ओमेगा के पास पहुंच चुका था। अभी वो तीनों मिलकर उन सभी डीमंस को खत्म कर देते हैं और उन डीमंस के अंश को अपने एक जार में उस ओमेगा ने पकड़ लिया था। वो ओमेगा जिसने पूरी तरीके से व्हाइट रोब पहना हुआ था, जिसने अपने फॉरहेड में एक रिबन लगा रखा था। वहीं कुछ लोग उस इंसान के साथ भी आए हुए थे। उन्होंने भी वैसा ही कपड़ा पहना हुआ था, उनके भी फॉरहेड में रिबन था, बट उसके फॉरहेड में एक सिंबल था, यानी कि क्लाउड का सिंबल। बट बाकी लोगों के फॉरहेड रिबन में कुछ भी नहीं था। इससे पता चल रहा था कि ये जो इंसान है वो एक राजकुमार है और बाकी लोग उसके डिसिपल हैं। विंग और चैंग तो बस उस ओमेगा की तरफ ही देखे जा रहे थे। तभी वहां पर भागते हुए उस गांव के कुछ लोग आते हैं जिनके बच्चे बीच में फंसे हुए थे। वो उस ओमेगा को ग्रीट करते हुए कहते हैं, राजकुमार, धन्यवाद धन्यवाद राजकुमार, आप हमारे बच्चों को बचा लाए और आप लोगों का भी धन्यवाद राजकुमार। ये बोलकर वो सभी उन तीनों को ग्रेट करते हैं। वो तीनों हल्का सा अपना सर नोट करते हैं। विंग तो शर्माते हुए अपने बालों को ही रफल कर रहा था और कहता है, कोई कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। ये बोलते हुए वो चुलबुलाते हुए उनसे बातें कर रहा था। वहीं वो ओमेगा विंग को देखता है और फिर जैंग चैंग को, और फिर वो उन दोनों को ग्रीट करता है। वहीं वो दोनों उस ओमेगा को ग्रीट करते हैं। तभी पीछे से एक डिसिपल विंग और चैंग को देखते हुए कहते हैं, राजकुमार, हमारा ग्रीट एक्सेप्ट कीजिए। हम घुसुक के क्लाउड रिसेसेस के शिष्य हैं और ये हंगवन जुन है, घुसुक के राजकुमार, सेकंड राजकुमार। ये सुनकर विंग और जैंग चैंग वांग जी को देखते हैं। हाँ, वो हमारा वांग जी ही था। वांग जी भी उनको ग्रीट करता है। वहीं वो दोनों भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो जैंग क्लैन के हैं और उनका ये नाम है। यानी कि विंग अपना नाम
क्यूटली बताता है कि उसका नाम विंग है। वहीं जैंग चैंग अपना नाम बताता है कि उसका जैंग चैंग नाम है। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर नोट करता है। तभी विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, वैसे राजकुमार लहन वांग जी, हम तो जानते ही नहीं थे कि गुसुम में आपके जैसा प्रीटी ओमेगा भी है। अगर हमें पता होता तो हम तो पहले ही आ जाते। ये सुनकर वांग जी उसे घूरता है। ये कैसा सेमलेस अल्फा है जो खड़े खड़े ही एक ओमेगा को फ्लर्ट कर रहा है। वो अपनी आंखें रोल करता है। तभी चैंग ये देखकर विंग के सर पे हिट करता है और कहता है, इडियट, कुछ देख ताक के तो बोला करो, गुस्सू में ये सब अलाउ नहीं है। ये बोलकर वो वांग जी को फिर से माफी मांगते हुए कहता है, राजकुमार हांग वंजुन, हमें माफ कर दो। हमारा भाई थोड़ा पागल है, वो कुछ भी कर देता है। उसकी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये सुनकर वांग जी अपना सर नाम में शेक करता है। तभी विंग कहता है, हे, वैसे तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हम इतने बुरे हैं? ये सुनकर वांग जी उसे देखता है। तभी पीछे से वो डिसिपल कहता है, हमें माफ कीजिएगा, बट हमारे राजकुमार बात नहीं कर सकते। ये सुनकर विंग को और चैंग को बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं, आई एम सॉरी। वांग जी को देखते हुए विंग बहुत ही प्रीटी आवाज में कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। ये सुनकर वांग जी अपना सर शेक करता है और कहता है, कोई बात नहीं, मतलब कि अपने साइन लैंग्वेज में ही कहता है कि कोई बात नहीं। वहीं विंग कहता है, ओह, तो आपको साइन लैंग्वेज आता है? ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है। वांग जी को देखकर विंग कहता है, तो आपसे तो बात करने के लिए हमें साइन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ये सुनकर वांग जी उसे देखता है बट कुछ भी नहीं कहता। फिर वो वहां से जाने लगता है। ये देखकर विंग कहता है, हे, तुम हमें इग्नोर करके कैसे जा सकते हो? ये सुनकर चैंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुमसे इरिटेट हो गए वो, तुम ऐसे कैसे उन्हें परेशान कर सकते हो? ये सुनकर विंग कहता है, मैं परेशान कहाँ कर रहा था, मैं तो बस बातें कर रहा था। चैंग, देखो ना वो कितने ज्यादा प्रीटी है, काश वो मेरा ओमेगा होता। ये सुनकर चैंग उसे घूरता है बट वो कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो वांग जी को देखता है। वहीं उसके डिसिपल कहते हैं, राजकुमार, हमारे साथ चलिए। ये बोलकर वो इशारा करते हैं। विंग अपना सर हिलाता है, वहीं चैंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लग गए थे। पूरे रास्ते भर विंग वांग जी को कुछ न कुछ बोलता जा रहा था। वहीं वांग जी उसके तरफ देख भी नहीं रहा था। वहीं चैंग पीछे से विंग को कह रहा था कि उसे इरिटेट करना बंद करो, वो तुमसे इरिटेट हो जाएगा। ये सुनकर विंग कहता है, वाह, मैं वहाँ उन्हें कहाँ इरिटेट कर रहा हूँ, मैं तो बस उनको बोल रहा हूँ अपने बारे में। अब हम फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स को एक दूसरे के बारे में जानना होगा ना। ये सुनकर वांग जी उसे घूरता है, फ्रेंड्स, उसने कब कहा कि वो उसका फ्रेंड है? ये देखकर विंग कहता है, देखो देखो, फ्रेंड वर्ड सुनते ही इन्होंने भी मुझे देखा, इसका मतलब है कि ये भी मेरे फ्रेंड बनना चाहते हैं। वांग जी अपनी आंखें रोल करता है। वहीं चैंग उसके सर पे हिट करता है और कहता है, वो तुम्हें इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि तुम्हारे साथ वो दोस्ती करना चाहते हैं, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो तुमसे इरिटेट हो गए हैं, वो तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बनना चाहते। ये सुनकर विंग पाउट बनाते हुए कहते हैं, क्या राजकुमार लैन, आप मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते? क्या मैं इतना बुरा हूँ? ये बोलते हुए वो विंग के मतलब वांग जी के सामने आ जाता है। वहीं वांग जी का एक पल के लिए दिल धड़क गया था क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी अल्फा उसके इतने करीब नहीं आया था। वांग जी एक कदम पीछे हटता है और वो साइन लैंग्वेज में कहता है कि दूर हटो, हमारे पास अल्फाओं को आना वर्जित है। ये सुनकर विंग कहता है, क्या? मुझे समझ नहीं आया। ये बोलकर वो वांग जी को फिर से देखने लग गया था। विंग को इतने करीब देखकर वांग जी को फिर से अजीब फील हो रहा था। एक तो विंग का इतना स्ट्रॉन्ग फेरोमोन, क्योंकि विंग एक डोमिनेटिंग अल्फा है, और वही विंग का ये क्यूट सा चार्मिंग स्माइल वांग जी को कुछ अलग सा फील करवा रहा था। आज से पहले वांग जी किसी भी अल्फा के इतने करीब नहीं आया और इतना बातूनी तो कभी उसने नहीं देखा, इसीलिए वो बस थोड़ा सा अलग फील कर रहा था। तभी एक डिसिपल पीछे से आकर कहता है, राजकुमार वी, मुझे माफ़ कीजिएगा आपको इंटरप्ट करने के लिए, बट हमारे गुस्सू में अल्फ़ा और ओमेगा को दूर रहना पड़ता है, इसीलिए हमारे राजकुमार आपको कह रहे हैं कि आप उनसे दूर रहिए, उन्हें आपके पास आना अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर विंग आउट बना लेता है। वो कहता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? ये बोलते हुए वो थोड़ा सा पपी फेस बना लेता है और वो कहता है, ठीक है, मैं नहीं करूँगा परेशान। ये बोलकर वो शांत होकर खड़ा हो जाता है। वहीं वांग जी जब विंग को देखता है तो उसे बुरा फील होता है। नहीं,
उसे नहीं पता क्यों, बट सच में विंग का उदास फेस देखकर उसे पहली बार बुरा फील हुआ था। वो वैसे तो इमोशन शो नहीं करता, बट विंग को देखकर अचानक ही उसके दिल में अलग सी फीलिंग होती है। इसीलिए वो अपने साइन लैंग्वेज में कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। वहीं जब वांग जी के प्रिंसिपल ये देखते हैं तो वो शॉक हो गए थे। वहीं जब चैंग और विंग ने उनके प्रिंसिपल का वो चेहरा देखा तो वो कहते हैं, क्या हुआ, आपने मुझसे क्या कहा, क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ये सुनकर वांग जी अपना सर नाम में शेक करता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ये बोलते हुए वो अपने प्रिंसिपल को देखता है कि कुछ बोलो। ये सुनकर जल्दी से वो डीसी पर कहने लग गया कि नहीं राजकुमार, उनके कहने का ये मतलब है कि आप उदास मत हो, वो आपके साथ बात करेंगे, आप चाहो तो उनसे बात कर सकते हो, बट वो मतलब कुछ बोल नहीं सकते, आप उनके साइन लैंग्वेज समझ नहीं सकते, तो उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसीलिए उन्होंने आपसे बात करने से मना किया था। ये सुनकर विंग कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई ना, मैं आपके लिए साइन लैंग्वेज भी सीख लूँगा। ये सुनकर वांगची का दिल एक एक बार के लिए फिर से तेजी से धड़कने लग गया था। कोई अनजान अल्फा उसके लिए साइन लैंग्वेज भी सीखने को तैयार है। ये सुनकर पहली बार वांगजी को शर्म आ गई थी। वही चैंग ये सब देख रहा था। वो थोड़ा अलग फील करता है। वांगजी को देखकर पहली बार उसे लगा था कि यार ये कितना क्यूट ओमेगा है, कितना पावरफुल ओमेगा है, इसे तो उसका होना चाहिए। बट जब उसने देखा कि विंग उससे कितना चिपक रहा है, कितना बातें कर रहा है, तो पहली बार उसे जेलसी फील हुई थी अपने ही भाई से। और जब उसने देखा था कि वांगजी कैसे विंग के साथ बातें कर रहा है, तो उसे भी मन किया कि वो भी वांगजी से बातें करे। इसीलिए अब वो भी वांगजी से बातें करने लग गया था। वांगजी अब दोनों अल्फाओं से मतलब बातें कर रहा था। वैसे तो वो साइन लैंग्वेज में बोल रहा था, उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया था और पीछे से वांग जी के डीसी पल उन लोगों का मतलब बात का रिस्पॉन्स दे रहा था, मतलब वांग जी के बातों को वो ट्रांसलेट कर रहा था। वहीं वो लोग सुनकर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे थे। वहीं वो पीछे खड़े हुए डीसी पर बहुत ज़्यादा शौक थे, क्योंकि लान वांग जी ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता है और इतना आज तो सच में उसने बहुत बातें किया है। मतलब वांग जी कम बातें करता है, हाँ हूँ, बस हाँ में सर हिलाता है, ना में सर हिलाता है, और कुछ साइन लैंग्वेज में बोलता भी है तो कम ही वर्ड, जैसे कि ठीक है वो कर लेगा, और उसे कुछ बताना रहता है तो वो साइन लैंग्वेज में वो अपनी गगा को बोलता है तो उसके गगा समझ जाते हैं, उसके अंकल को बोलता है तो उसके अंकल समझ जाते हैं। और वो जब किसी दूसरे को समझाना रहता है तब जब उसके गगा रहते तो वो समझा देते हैं, बट अगर वो लोग नहीं रहते तो ये डिसिपल है जिसका नाम लैन जिंगी है, लान जिंगी, उसे समझा देता है कि लान वांगजी क्या बोलना चाहता है। उसने पहले कभी भी वांगजी को इतना ज़्यादा बोलते हुए और इतना किसी के साथ इंगेज होते हुए नहीं देखा था, बट आज विंग के साथ वांगजी इतना बातें कर रहा है कि वो सच में शॉक हो गया था। वो शॉकिंगली बस वांगजी को देखे जा रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद वो लैन मतलब कि गुसु पहुंचते हैं, गुसु नहीं, क्लाउड रिसेस पहुंचते हैं। क्लाउड रिसेस में पहुंचते ही वांग जी उन लोगों को साइन लैंग्वेज में बताता है कि वो अल्फाओं का कक्ष उस तरफ है और आप लोगों को कल सुबह 5 बजे के करीबन आपको क्लासेस में आ जाना है। ये बात विंग और जेंग जेंग को समझ नहीं आई, तो पीछे से लैन जिंगी उनको समझाता है कि ये है, मतलब वो बातों को रिपीट करता है। तो विंग और चैंग अपना सर हिलाते हैं, बट विंग कहता है, क्या 5 बजे, 5 बजे कैसे, मैं तो उठ ही नहीं पाता। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, लान वांग जी, क्या हम मतलब बाद में नहीं उठ सकते, जैसे 8-9 बजे? वांग जी अपना सर नाम हिलाता है और कहता है कि ये रूल है। वही जेंग चैंग उसे देखता है। पीछे से जिंगी बताता है कि ये हमारा रूल है, हमारे रूल को हम नहीं तोड़ सकते हैं, और आप लोग यहाँ आए हो तो आप लोगों को भी हमारे रूल फॉलो करने होंगे, अगर फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये सब वो बताता है। वही वांग जी भी उसे साइन लैंग्वेज में यही बोल रहा था। विंग कहता है, मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं क्या करूं? ठीक है, कोई ना, तुम्हारे लिए सब ही। अब राजकुमार लैन मेरे साथ दोस्ती करने को मान गए तो मैं उनके लिए ये सब भी सह लूंगा। मैं
सुबह जल्दी उठ भी लूँगा और ये बॉयल्ड फूड भी खा लूँगा। मैं सभी रूल भी कॉपी कर लूँगा। ये सुनकर वांग जी का कान रेड हो गया था। वही विंग जब ये देखता है कि वांग जी का कान रेड हो गया तो उसे टीज़ करने लग गया था। वही वांग जी तो शर्म से लाल पीला हो रहा था। वहीं चैंग को न जाने क्यों जेलसी फील हो रही थी। वहीं पीछे खड़े हुए सारे डिसिपल शॉक में मतलब बहुत ही शॉक थे कि वांग जी कभी वो ऐसा रिएक्शन दे सकता है। फिर वहाँ पर जेबू जुन आते हैं यानी कि सीचन आते हैं। सीचन वांग जी को देखते हैं। वांग जी उन्हें ग्रीट करता है। वहीं विंग और जैंग चैंग भी ग्रीट करते हैं। फिर सीचन उन लोगों के बारे में पूछते हैं। वांग जी अपने साइन लैंग्वेज में बताता है कि ये लोग जैंग क्लैन से हैं। सीचन अपना मुस्कुराते हुए उन्हें ग्रीट करता है और फिर वो वही चीज बताने लग गया जो हमारे वांग जी ने बताया था। ये सुनकर विंग बताता है कि ये सब तो राजकुमार लैन ने हमें पहले ही बता दिया था। ये सुनकर सीचन वांग जी को देखते हैं। वांग जी ने अपना फेस नीचे किया हुआ था। वो अपने सर को उठा भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और अगर वो अपनी आंखें उठाकर सीचन को देख लेना तो सीचन को साफ साफ पता चल जाएगा कि कुछ तो बात है। वांग जी किसी बात से शर्माया हुआ है। कुछ है जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा ही नर्वस है, इसीलिए वो बिना अपने काका को देखे वहाँ से चला गया। वहीं विंग जब वांग जी को जाते हुए देखता है तो वो पीछे से चिल्लाता है और कहता है, राजकुमार लैन हम दोबारा कब मिलेंगे आपने बताया नहीं। ये सुनने के बाद वांग जी पीछे मुड़ता है बट वो उसे कुछ न बोल के फिर से आगे बढ़ गया था। वहीं विंग जब वांग जी का ऐसा रिएक्शन देखता है तो वो हल्का सा मुस्कुराता है। वहीं चैंग हल्का से अपने हाथों को क्लींच करता है। उसको समझ नहीं आता कि उसे क्या हो रहा है। वहीं सीचन जब ये देखते हैं तो उनका भी रिएक्शन कुछ अलग ही हो गया था। वांग जी ने जब विंग को देखा तब सीचन ने वांग जी का फेस देखा। वांग जी के फेस में कुछ अलग ही इमोशन थे। पहली बार उन्होंने अपनी मदर के जाने के बाद वांग जी के फेस में ऐसा रिएक्शन देखा है। क्या वो विंग को पसंद करता है पहली नज़र में ही? वो जानना चाहते हैं, इसीलिए वो विंग को और जैंग चैंग को उसके कक्ष में भेज देते हैं और फिर वो वांग जी के पास चले जाते हैं। वांग जी जब अपने गगा को देखता है तो वो अपनी आंखों को इधर उधर करने लग गया था क्योंकि वो थोड़ा नर्वस था और उसके गगा बहुत इजीली ये पहचान सकते हैं, इसीलिए वो अपने गगा से आंखें नहीं मिला रहा था। तभी जैंग मतलब सीचन कहते हैं, वांग जी क्या हुआ है? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं काका। ये बोलते हुए वो साइन लैंग्वेज में इशारा करता है बट सीजन कहते नहीं, मुझे कुछ लगा है, कुछ पता चला है। ये सुनकर वांग जी अपने गगा को देखता है। उसके गगा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें जांग क्लैन के राजकुमार पसंद आए? ये सुनकर वांग जी के पूरे गाल लाल हो गए थे। वो अपना सर नाम में शेक करता है जिसे देखकर सीचन मुस्कुराता है और कहता है, मैं कोशिश करूंगा कि वो दोनों तुम्हारे अच्छे दोस्त बने और तुम भी उनके साथ दोस्ती बढ़ाना, ओके? ये सुनकर वांग जी अपने गगा को देखता है। तभी सीजन कहते हैं, वैसे मुझे कुछ याद आया, तुम किसी की पेंटिंग बनाया करते हो ना? और जिसकी तुम पेंटिंग बनाया करते हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उसे देखा है। ये सुनकर वांग जी का दिल फिर से धड़कने लग गया था। वो जल्दी से अपने हाथों को रब करने लग गया था। वो नर्वस हो रहा था। ये देखकर सीचन भी नोटिस करते हैं और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर कोई पसंद हो तो मुझे बता देना, ओके? नर्वस फील मत करना। ये सुनकर वांग जी अपने सर को ना में शेक करता है और कहता है अपने साइन लैंग्वेज में कि उसे कोई पसंद नहीं है। आप गलत समझ रहे हो। ये सुनकर सीचन कहते हैं, ओके ठीक है, पसंद हो तो बता देना। और वैसे मुझे राजकुमार भी बहुत पसंद आए, चुलबुले है ना वो। ये सुनकर वांग जी फिर से ब्लश हो गया था और वो अपने गगा को कहता है कि अब उसे आराम करना है, आप जाओ। सीचन ये देखकर मुस्कुराते और कहते हैं, ठीक है, सो जाओ, आराम करो। ये बोल वो भी वहां से चले गए। वहीं वांग जी जैसे गेट बंद करता है वो गेट पे ही लीन हो जाता है। उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था और उसके बाद वो सीधा ही अपने कबर्ड के पास जाता है। वो जैसे ही अपने कबर्ड को खोलता है वहाँ पर बहुत सारे विंग की पेंटिंग्स रखी हुई थी। विंग का पेंटिंग वांग जी ने ही ड्रॉ किया हुआ था। असल में वांग जी विंग को पहले से ही जानता है। ऐसा नहीं है कि वो पहले से उससे बातें करता आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक दिन नाइट हंट पे उसने विंग को देखा था। विंग का जो तलवारबाजी है, उसका ताकत है, वो वांग जी को बहुत पसंद आया था
उस टाइम वांग जी सिर्फ 15 मतलब 14-15 साल का था और उसे उसके अंकल बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। इसीलिए वांग जी चुपके चुपके से नाइट हंट पे अपने फेस को बांध कर निकल गया था और वो जब यहाँ पर पहुंचा था तब उसकी मुलाकात विंग से हुई थी। विंग चुलबुला था, इसीलिए वांग जी को विंग बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगा था। बट जब उसने पहली बार विंग का युद्ध देखा था, वो कैसे लोगों को बचाता है, उसकी दिलदारी देखी थी, उसका प्यार देखा था, मतलब उसकी मासूमियत देखी थी, तो वांग जी को पहली बार विंग से उसी दिन प्यार हो गया था। उस टाइम विंग सिर्फ 16 का था और अभी विंग 20 साल का है और वांग जी 19 साल का है। उस पहली मुलाकात के बाद वो हमेशा ही विंग से मिलने की ट्राई किया करता था, बट उसके बाद से वो कभी भी विंग को देख नहीं पाया, या बोलूँ तो शायद तक उनकी किस्मत उन्हें मिलाना नहीं चाहती थी। इसीलिए वांग जी हमेशा ही विंग को याद करते हुए उसकी पेंटिंग बनाता था, बट उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। बट उसके गगा को शक तो था कि वांग जी कुछ तो मतलब किसी को पसंद करता है, बट वो जब भी पूछते तो वांग जी इनकार कर दिया करता कि नहीं, वो किसी को पसंद नहीं करता, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और उसे ऐसा था भी नहीं कि वो विंग को पसंद करता भी है, प्यार करता भी है कि नहीं। बस हाँ, वो जानता था कि वो विंग को थोड़ा अलग ही वे में देखता है, बट उसे उतना क्लियर नहीं था कि उसे वो किस तरीके से देखता है। बट धीरे धीरे जब वांग जी बड़ा होता गया, जब वो थोड़ा सा मिच्योर हो गया, तब उसे एहसास हुआ, जब उसकी पहली हीट आई तब उसने विंग को इमेजिन किया था और उस दिन उसे पता चला था कि वो विंग को अपने अल्फा के रूप में देखता है। और आज जब उसने विंग को युद्ध करते हुए देखा तो फिर से वो उसी दिन में खो गया था। बट जैसे उसने ये देखा कि विंग को वो घोस्ट पकड़ के नीचे खींच रहा है और ये देखा कि विंग अभी खतरे में है, तो वांग जी अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाया और वो विंग को बचाने के लिए चला गया था। जब विंग उसके बहुत करीब था तो वांग जी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही तेज हो चुकी थी और उसके बाद विंग की वो चुलबुली आवाज़, उसकी मस्ती खोर अदा, उसकी बातें वांग जी को बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। इसीलिए तो वांग जी वहाँ से गया नहीं तो वो कब का अपने तलवार में उड़कर अपने ये प्लान पहुंच चुका रहता, यानी कि क्लाउड रिसेस पहुंच चुका रहता। बट वो विंग के साथ टाइम बिताना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहता था, उसकी बातें सुनना चाहता था। इसीलिए वो पैदल यात्रा कर रहा था और इसीलिए वो विंग से इतनी बातें कर रहा था। अब नेक्स्ट डे होता है, विंग फिर से वांग जी के पास आता है। वो वांग जी को फिर से परेशान करने लग गया था। वांग जी उसे देखता है बट कुछ भी नहीं बोलता। वहीं चैंग विंग को आकर डांटने लग गया कि तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। ये बोलकर जैंग चैंग वांग जी से बात करने की कोशिश करता, बट वांग जी चैंग की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। वो बस विंग की तरफ देखता, विंग कैसे मस्ती करते हुए उससे बातें कर रहा था वो देखता, जिसे अजीब से चैन को महसूस हो रहा था। ना ही उसे पता नहीं चल रहा था कि उसे क्या हो रहा है, बट उसे पहली नज़र में ही वांग जी पसंद आ गया था। वो वांग जी को अपना ओमेगा बनाना चाहता था, बट जब उसको पता चला कि वांग जी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, वो विंग की तरफ ध्यान दे रहा है, तो विंग से उसे जेलसी हो रही थी। बट वो अपने आप को समझाता कि नहीं, उसे जेलस फील नहीं होना चाहिए, वो उसका भाई है। ये बोलकर वो उसको समझाता था, अपने आप को ही समझाता था। फिर धीरे धीरे टाइम बीतने लग गया। वांग जी और विंग की दोस्ती हो गई थी, यहाँ तक कि तो विंग ने कुछ ही दिनों में साइन लैंग्वेज भी सीख लिया था, जिसके बाद वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे। वांग जी अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में विंग से बहुत बातें किया करता था, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराता भी था। ये लड़का जिसे सब कहते हैं कि वो ज़्यादा बातें नहीं करता, बट उसके साथ रहकर वांग जी कितना बातें करता है। शायद तक कोई वांग जी की असली फीलिंग को समझा ही नहीं है। वांग जी बातें नहीं कर सकता, इसीलिए सभी कोई उससे बातें नहीं करता। बट अगर कोई उसकी फीलिंग को समझे ना, वांग जी के साथ टाइम बिताए ना, तो उसे पता चले कि वांग जी कितना लोनली फील करता है, वांग जी कितना ज़्यादा बातें करना चाहता है, अपनी पूरे दिल की भड़ास को वो निकालना चाहता है किसी के सामने। बट आज तक शायद तक वांग जी को ये कोई मिला नहीं। इसीलिए आज जब विंग उसके पास है, विंग जब उससे बातें करता है, तो वांग जी खुलकर अपनी फीलिंग बताता है। वहीं वांग जी की बातें सुनकर विंग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। वांग जी और विंग अकेले में
उस मतलब पीछे वाले गार्डन में या कहूँ तो जंगल में चले जाया करते थे और वहाँ पर वो कई घंटों तक बैठते थे, बातें करते थे, मस्ती करते थे। वांग जी और विंग की अब बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती बन चुकी थी। धीरे-धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलती जा रही थी, बट वांग जी डरता था। अगर उसने विंग को बोला कि वो उससे प्यार करता है, क्या विंग उसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं, वो क्यों करेगा? एक म्यूट पर्सन को थोड़ी ना विंग एक्सेप्ट करेगा। विंग तो बस उससे फ्लर्ट करता है, क्योंकि वो विंग की आदत है, वो तो सबसे फ्लर्ट करता है। वांग जी ने देखा है विंग को क्लाउड रिसेस में कि वो कितनी सारी ओमेगाओं के साथ फ्लर्ट करता है। शायद तक ये सब विंग के लिए नॉर्मल होगा, बट वांग जी इसे सहन नहीं कर पाता। उसे जेलसी होती है जब भी विंग किसी और से बात करता है, बट वांग जी विंग को कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी के लिए विंग कुछ भी फील नहीं करता। वांग जी को वो प्यार नहीं करता, वो प्यार करेगा भी क्यों? वांग जी तो एक म्यूट है ना, और म्यूट से कौन प्यार कर सकता है? इसीलिए वांग जी विंग को ये कह भी नहीं पाया कि वो विंग से बहुत प्यार करता है, बट वो इतना ही खुश है कि विंग उसका दोस्त है कम से कम। इसीलिए वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताता था। बट लैन कुरैन को ये पसंद नहीं आता था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा शरारती था और लैन कुरैन को शरारती बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने विंग को कई बार पनिश भी किया है, बट वांग जी उसके पनिशमेंट में साथ देता है और वो उसके पनिशमेंट को पूरा भी कर देता है, जिससे विंग का और वांग जी का रिलेशन और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। विंग वांग जी एक दिन पीछे जंगल में बैठे हुए थे। वो दोनों ही खेल रहे थे पानी में। विंग वांग जी को देखता है और फिर अचानक ही वो पानी में कूद जाता है। वांग जी तो शॉक ही हो गया था। वो विंग को इधर उधर देख रहा था, बट अचानक ही किसी ने पानी के नीचे से उसका पैर खींच लिया। वांग जी सीधा पानी में। वो बहुत ज़्यादा ही डर गया था कि अचानक से क्या हो गया। बट जैसे ही वांग जी ऊपर आने की कोशिश करता है, वो सीधा विंग से टकराता है। वो विंग के चेस्ट में लगता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थे। विंग वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे। उनके फेरोमोन बाहर निकलने लग गए। अचानक ही वो दोनों मदहोश हो गए और कब एक दूसरे के लिप्स से उनका लिप्स टकरा गया पता भी नहीं चला। वो दोनों ही उस नदी में एक दूसरे को किस करते जा रहे थे, बहुत ही पैशन से, बहुत ज़्यादा ही प्यार से। वो दोनों ही अपनी पूरी फीलिंग एक दूसरे के सामने बयां कर रहे थे। वांग जी कुछ टाइम के बाद जब सांसें नहीं ले पा रहा था, तब वो विंग के शोल्डर पे हिट करने लग गया। विंग धीरे से वांग जी से वांग जी को छोड़ता है और जैसे ही वो वांग जी को देखता है, वो वांग जी को देखता ही रह गया था, क्योंकि वांग जी किसकी वजह से थोड़ा लाल पड़ गया था। वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा शर्म से लाल पीला हो गया था। विंग वांग जी को अपनी बाहों में ले लेता है, जिससे वांग जी पूरी तरीके से विंग से चिपक गया था। विंग वांग जी को देखता और फिर से अचानक उसे किस करने लग गया था। वो उसे उठाकर किनारे में ले जाता है और किनारे में ही उसे ज़मीन पर लेटाकर वो उसको बहुत ही रफली किस कर रहा था, क्योंकि उसका अल्फा इसके लिए क्रेविंग कर रहा था। वो वांग जी को शायद तक मन ही मन में पसंद कर रहा था, बट वो कभी कह नहीं पाया। बट आज जब उसने वांग जी को इस कंडीशन में देखा, तो उसका अल्फा कंट्रोल नहीं कर पाया और शायद तक विंग के रट का टाइमिंग भी आने वाला था। इसीलिए वो वांग जी के साथ इस तरीके से इंगेज होने लग गया। वो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा रफली किस कर रहा था। वहीं वांग जी भी उसे रोकता नहीं, वो भी उसे उसी पैशन से किस किया जा रहा था। दोनों ही बुरी तरीके से एक दूसरे के लिप्स को खाए जा रहे थे। वहीं विंग तो वांग जी की बॉडी को अपने हाथों से, अपने पैरों से रब किया जा रहा था, जिससे वांग जी की हल्की हल्की सी मॉर्निंग भी निकल रही थी। वांग जी जब इस तरीके से आवाज़ निकाल रहा था, तो विंग को सहन नहीं हो पा रहा था और वो वांग जी के पूरे नेक को, उसके चेस्ट को, उसके कपड़े को हल्का सा ढीला करके वो उसके पूरी बदन को किस किया जा रहा था। वांग जी बस कहरा रहा था। वहीं दूर से एक पर्सन ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठी कसी हुई थी। वो वहां पर जाकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहता था, बट ये गलत होता। इसीलिए वो एक पत्थर लेकर वहां पर फेंक देता है, एक झाड़ियों में फेंक देता है, जिससे वांग जी को होश आया। वही विंग जो अभी वांग जी को किस कर रहा था, उसे भी होश आया और वो दोनों ही एक साथ उस झाड़ियों की तरफ देखते हैं। विंग तो हल्का सा डर गया था, अगर किसी ने उन्हें इस तरीके से देख लिया
तो वांग जी के इमेज तो बर्बाद ही हो जाएगा। वांग जी वही मतलब वांग जी भी सोच रहा था कि अगर किसी ने उन दोनों को ऐसे देख लिया तो विंग का रिस्पेक्ट गया हो जाएगा। विंग के बारे में लोग क्या सोचेंगे, यही सोचकर दोनों ही घबरा गए थे। वो एक दूसरे से अलग होते हैं जल्दी से। वांग जी अपने कपड़ों को ठीक करने लग गया था। वहीं विंग उसे आई एम सॉरी कहता है और फिर वो वांग जी को उठाकर वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। वहीं वांग जी के आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। क्या क्या हुआ अभी? और क्या विंग विंग उसे पसंद नहीं करता जो उसे छोड़ के यहाँ से चला गया? वांग जी को बहुत ज़्यादा ही अलग फील हो रहा था, बट उसे अपनी बॉडी हॉट भी फील हो रही थी, इसीलिए वो भी भागकर अपने जिम से चला जाता है। विंग अपने रूम में जाता है और वो अपने रूम का डोर लॉक कर लेता है और वो सीधा जाकर वॉशरूम में अपने आप को अच्छे से रब करने लग गया था क्योंकि वो बुरी तरीके से हॉट फील कर रहा था। वहीं जैंग चैंग जब विंग को ऐसे दौड़ कर आते हुए देखता है तो वो गुस्से में अपने हाथों को बेड पे क्लिंच करता है, बट वो उस टाइम कुछ भी नहीं बोलता। फिर उसके बाद वांग जी और विंग के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्डनेस रहती है। वांग जी विंग के साथ अब थोड़ी सी दूरी बना रहा था। वहीं विंग को लग रहा था कि शायद तक वांग जी उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो उसे दूर भाग रहा है, इसीलिए विंग भी उसके पास नहीं जाता। बट एक दिन वांग जी अकेला ही कहीं जा रहा था, तभी उसके पीछे से उसे वेंचौ का ग्रुप परेशान करने लग गया। वांग जी म्यूट है, जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं सकता और इसी का फायदा उठाकर वो लोग वांग जी को परेशान कर रहे थे, जिसे दूर से विंग जब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फिर वेंचौ को बुरी तरीके से पीट डालता है। वांग जी ये देखकर शॉक हो गया था और वो विंग को दूर करने की कोशिश करता है क्योंकि वो वेंचर को बहुत ज़्यादा ही मार रहा था। वहीं लैन क्लैन में मारना पीटना लड़ाई करना न रूल के खिलाफ है, इसीलिए वांग जी उसे रोक रहा था। अगर किसी ने देख लिया तो वो विंग को पनिश करेंगे, इसीलिए वो विंग को हटाने की कोशिश करता है, बट विंग तो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके वांग जी को इसने टच करने की कोशिश भी कैसे की, यही सोचकर वो बस वेंचर को मार रहा था। फिर वहां पर ज़्यादा मतलब सभी लोग आने लगे थे क्योंकि लड़ाई देखकर सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं ना। तो लैन फैमिली में तो जितने भी लैन क्लैन में रहते थे, डीसी पर लैन कुरैन लैन सी चैन और जितने भी बड़े बड़े एल्डर्स थे, वो सभी वहां पर आ गए थे और उन्होंने विंग को वेंचर से अलग कर दिया था। विंग अभी भी वेंचर को मारना चाहता था, वो उसे बहुत बुरी बुरी गालियां भी दे रहा था, जिसे देख कर लैन कुरैन शांत उसे करवा देते हैं, उसके मुंह में साइलेंसिंग स्पेल डाल देते हैं। वहीं वांग जी भी बुरी तरीके से डर चुका था। विंग वांग जी को देखे जा रहा था, तभी लैन कुरैन पूछते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर क्यों लड़ाई हो रही थी। ये सुनकर वैन चाओ विंग पे ही सब दोष डाल रहा था। वो कहता है कि विंग ही है जिसने मुझे मारा, वही है, मैं तो बस राजकुमार लैन से बातें कर रहा था और अचानक ही विंग आया और मुझ पे अटैक करने लग गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ये बोलकर वो हल्का सा विंग को देखता है गुस्से भरी निगाह से। वहीं विंग उसे फिर से मारने जाता है, बट लैन कुरैन उसके पैरों में अपने स्टिक से हमला करते हैं, जिससे विंग अपने घुटनों पे आ गया था। वांग जी ये देखकर डर गया, वो विंग के पास जाने वाला था, बट लैन कुरैन वांग जी को घूरते हैं क्योंकि उन्हें वांग जी का विंग के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए वांग जी हल्का सा डर गया था और वो शांति से खड़ा हो जाता है। लैन कुरैन विंग को देखते हुए कहते हैं, तुमने हमारे क्लैन का रूल तोड़ा है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर वांग जी अपने अंकल को देखते हुए अपने आवाज़ को निकालने की कोशिश कर रहा था। वो अपने साइन लैंग्वेज में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, बट उसके अंकल उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। एक म्यूट इंसान का यही तो सबसे ज़्यादा बुरी बात होती है कि उसकी बात को कोई नहीं सुनता है। वो साइन लैंग्वेज में बोलना भी चाहे तो कोई उसकी बात को समझता नहीं है। वहीं लैन कुरैन तो पहले से ही विंग से गुस्सा थे, उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, तो उन्होंने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और उन्होंने विंग को पूरे 50 कोड़ों की सजा दे दी। विंग कुछ बोल नहीं पाया, वांग जी का कोई सुन नहीं रहा था। वहीं वैन चाओ तो बस मुस्कुराते हुए सब कुछ एंजॉय कर रहा था। वहाँ चैंग भी था जो विंग के साथ आया था, बट उसने भी रोका नहीं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं विंग से अब नफरत करने लग गया था, क्योंकि वो वांग जी को पसंद करता था और वांग जी विंग को। तो वो विंग और वांग जी को अलग करना चाहता था, इसीलिए उसने ये किया। उसने अपने भाई को नहीं बचाया, जो भाई के लिए वो बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हुआ करता था। आज
वो जेलसी में अपने भाई को ऐसे पीटते हुए, बिना जबरन का पीटते हुए देख रहा है। विंग को पूरी तरीके से पीटा जा रहा है, उसके बैक में पूरी तरीके से खून निकल रहा था। वहीं वांग जी बस रोते हुए सबको रोकने की कोशिश कर रहा था, बट उसके अंकल ने उसे पकड़ा हुआ था। वो वांग जी को चुप करवाते हुए कहते, वांग जी तमीज रखो, तुम हमारे क्लैन के राजकुमार हो, तुम एक अल्फा के लिए कैसे ऐसे रो सकते हो। ये सुनकर वांग जी अपने सैंग लैंग्वेज में कुछ कह रहा था, बट लैन कुरन उसके बातों को इग्नोर कर रहे थे, वो तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। वहीं सीचैन कहता है, अंकल वांग जी की बात तो समझो, कुछ कहना चाहता है, उस सुन तो लो। बट कुरन सीचैन को भी डांट देते हैं। वो कहते हैं, तुम अपने अंकल के सामने आवाज कैसे उठा सकते हो सीचैन, जो सजा मिल रही है उसे, उसकी गलतियों की सजा मिल रही है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उसने गलत किया है, लड़ाई किया है, किसी भी कारण किया होगा, बट किया है ना तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और अब तुम चुप रहो अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो तो। ये बोलकर वो सीजन को भी चुप करवा देते हैं। और वही वांग जी बस लैन कुरैन को देखते हुए बस अपनी प्लीडिंग आइज में कह जा रहा था कि उसको विंग मतलब विंग को छोड़ दो, विंग की कोई गलती नहीं है। बट वो म्यूट था तो वो कुछ किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था। बेचारा वांग जी बस अपने घुटनों पे बैठ जाता है। वो विंग को देख रहा था जो उसके सामने ही खून से लत पर जमीन पे गिर जाता है, गिरा हुआ था। विंग को लेकर हिलर के पास ले जाया जाता है। वहीं वांग जी शायद उसे भी बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस पड़ा, तो वो भी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर सीजन भी घबरा गए थे और वो अपने भाई को लेकर हिलर के पास जाते हैं। वो वांग जी का ट्रीटमेंट करवाते हैं। वांग जी एग्जॉस्ट हो चुका था, उसे थोड़ा अपने ही प्यार को अपने ही आंखों के सामने ऐसे चोट में देखकर वांग जी का एक ट्रॉमा जो बचपन में हुआ था वो फिर से आ गया। असल में वांग जी ने जब अपनी मदर को मरते हुए देखा था तो वो अपनी मदर के लिए बहुत ज़्यादा रोया था और उसे एक ट्रॉमा हो गया था, और ये ट्रॉमा फिर से आ गया। ये देखकर सीतन शॉक हो गए थे कि अब वांग जी विंग से इतना प्यार करता है। पहली बार वांग जी को अपनी मदर के जाने पे ट्रॉमा आया था, और आज वांग जी विंग को मार खाते हुए देखकर ट्रॉमा में है। उसे बुरा फील हुआ, उसका तबीयत इतना खराब हो गया, उसे बुखार हो गया। ये देखकर सीजन घबरा गए थे। वो अपने अंकल से बात करने जाते हैं, बट उसके अंकल तो कुछ भी नहीं सुनते। ये कहते हैं कि ये क्लैन का रूल तोड़ा था, इसीलिए उसे सजा मिली, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर सीजन कहता है, पर उनकी बात तो सुन लिया जाता। आपने कुछ भी नहीं सुना, आपने बस एक पक्ष की बात सुनी है। क्या पता उसमें वैन चौ की गलती हो सकती थी। ये सुनकर लेनकुरन कहते हैं, तुम्हें पता है उस विवुष शाह ने यहाँ कितनी ज्यादा हड़कंप मचा रखी है। मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने ही कुछ किया होगा, और उसी ने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे लड़ाई स्टार्ट हुई है। ये सुनकर सीचन अंकल को समझाने की कोशिश करते हैं, बट अंकल कुछ भी नहीं मान रहे थे। वो तो बस एक ही बात पर अड़े हुए थे कि इसमें विंग की गलती होगी, उन्हें किसी भी सबूत की जरूरत ही नहीं है। फिर थक हार कर सीचैन बाहर जाते हैं। वो देखते हैं, उन्हें कुछ याद आता है कि वहां पर तो चैंग भी था ना। चैंग आखिर बता सकता है कि वहां हुआ क्या है। यही सोचकर सीचैन चैंग के पास जाते हैं। वो पूछते हैं कि राजकुमार चैंग, आपको तो पता होगा ना वहां पर हुआ क्या था। ये सुनकर चैंग थोड़ा सा अपनी आंखों को नीचे करता है और वो सीजन को कहता है, मुझे नहीं पता, मैं वहां बाद में आया था। ये सुनकर सीचन उसे देखते हैं और फिर अपना सर नोट करके वहां से चले गए थे। कुछ टाइम के बाद वांग जी को होश आता है और वो बिना कुछ बोले भागते हुए विंग के पास पहुंचता है। विंग अभी भी बेहोश था, जिसे देखकर वांग जी को रोना आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो गुस्से में आकर सीधा अंकल के पास जाता है और वो आज पहली बार अंकल से बहस करने लग गया था अपनी साइन लैंग्वेज में। वो अंकल के ऊपर चिल्ला रहा था। वहीं अंकल भी साइन लैंग्वेज समझते हैं, इसीलिए जब उन्होंने वांग जी की बात सुनी तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वांग जी पहली बार उस लड़के के लिए उसके ऊपर गलत एलिगेशन लगा रहे कि उसकी गलती है। कैसे उसकी गलती हो सकती है, कभी भी लैंडकुरन गलती नहीं कर सकता। यही बोलकर वो वांग जी को डांट देते हैं। वहीं वांग जी अपने अंकल को बहुत ज्यादा ही बुरी भला कह रही थी। कह रहा था कि अंकल आपकी गलती है, आपने बिना कुछ देखे परखे उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया, उसे मार दिया, आपने गलत किया है, आपको विंग से माफी मांगनी चाहिए। बट लैंडकुरन तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे।
वहीं लैन कुरन की आवाज़ इतनी सुनकर सिचन भी वहाँ पर आते हैं। जब उन्हें पता चला था कि वांग जी भी लैन कुरन के रूम में है, वो वांग जी के पास आते हैं। वो वांग जी से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। वांग जी रोते हुए अपने गगा को बताता है कि उसमें विंग की गलती ही नहीं थी। असल में वैन चाओ उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, तो विंग ने ही उसकी मदद की थी। वैन चाओ को मारा था, उसके कारण ऐसे मारा था क्योंकि वैन चाओ उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। ये सुनकर लैन कुरन शॉक हो गए थे। क्या उस वैन चाओ ने वांग जी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी? वहीं वांग जी रोते हुए बोलता है कि हाँ, ऐसा ही हुआ था। विंग की इसमें कोई गलती नहीं थी, वो तो मेरे लिए स्टैंड ले रहा था और आपने गलत किया है। आपने एक निर्दोष को सजा दी है, तो आप भी एक दोषी हुए। ये बोलकर वो लैन कुरैन को चिल्लाता है। वहीं लैन कुरैन शॉकिंगली वांग जी को देख रहे थे। पहली बार वांग जी उसके ऊपर इतनी ज़्यादा चिल्ला रहा था। वांग जी रोते हुए वहाँ से चला जाता है और वो विंग के पास बैठ जाता है। वहीं विंग को शाम को होश आती है। शाम को विंग जब होश में आता है तो वो वांग जी को अपने पास देखता है। वांग जी उसे रोते हुए हक कर लेता है और उसे बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांगने लग गया कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण ये सब हुआ ना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वहीं विंग उसके आंसुओं को साफ करने के लिए अपना हाथ उठाता है, बट वो अपना हाथ भी नहीं उठा पाया था। वांग जी उसके हाथों को पकड़ लेता है, वो उसमें किस करता है। विंग उसे देखता है। विंग वांग जी से कहता है, प्लीज़ रो मत, तुम्हारे आंसू मुझे बहुत दर्द दे रहे हैं। ये सुनकर वांग जी अपने आंसुओं को क्लीन करता है, बट उसके आंसू फिर भी बहे जा रहे थे। विंग कहता है, वांग जी मत रोना बॉबी। ये सुनकर वांग जी का दिल धड़कता है और वो विंग को देखता है। विंग मुस्कुराता है और कहता है, बॉबी। ये सुनकर वांग जी शर्माता है। वो विंग के हाथों में हल्का सा हाथ मारता है, जिससे विंग कहरा उठा, जिसे देखकर वांग जी डर गया। वो विंग के हाथों को हल्का हल्का सा सहला रहा था। वही विंग हंसते हुए कहता है, बॉबी तुम्हारे अल्फा को इतनी भी चोट नहीं लगी है। ये सुनकर वांग जी शर्मा गया था। वो साइन लैंग्वेज में कहता है कि तुम मेरे अल्फा नहीं हो। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, पर मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था। ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं चला जाऊंगा कल यहाँ से। ये सुनकर वांगजी शॉक हो गया था। वो जल्दी से विंग को ना में सर हिलाकर कहते हैं, नहीं, वो नहीं चाहता, वो बहुत चाहता है विंग को। ये बोलते हुए वो विंग को अपने लव का कन्फेशन कर देता है। ये देखकर विंग मुस्कुराता है और वो उसके हाथों को पकड़ के अपने होठों के पास लाता है, उसे किस करता है और वो कहता है, आई लव यू। ये सुनकर वांग जी शर्माता है और वो विंग को देखता है। विंग कहता है, मुझे भी कहो। ये सुनकर वांग जी हल्का सा अपने साइन लैंग्वेज में आई लव यू का साइन बनाता है और वो अपना फेस कवर कर लेता है। विंग हल्का सा मुस्कुराता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। वांग जी धीरे से उसके पास जाता है और वो जैसे उसके पास जाता है, विंग हल्का सा उठ कर उसके होठों को किस कर देता है। विंग को ऐसे करते हुए देखकर वांग जी शॉक था और वो इधर उधर देखने लग गया था, किसी ने उसे देखा तो नहीं। ये देखकर वांग जी विंग को देखता है और उसे हल्का सा घूरता है और वो इशारों में कहता है, कोई आ जाता तो। ये सुनकर विंग कहता है, तो क्या हो गया। वांग जी उसे घूरता है और फिर वो उसके लिए खाना बना के लाता है। खाना बनाकर वो विंग को अपने हाथों से खिलाता है। वहाँ पर कुछ हीलर्स थे जो वांग जी को विंग का टेक केयर करते हुए देख रहे थे। वो लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे और वो बाहर जाकर ये सब बातें कर रहे थे, तो लैन कुरैन को भी सुनाई दे रहा था। लैन कुरैन जब ये सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है। वो कभी भी अपने नेफ्यू को विंग के साथ इंगेज नहीं करेंगे, इसीलिए वो कुछ सोचने लग गए थे कि कैसे वो विंग और वांग जी को अलग करे। फिर धीरे धीरे टाइम बीतने लग गया था। विंग और वांग जी का रिलेशन आगे बढ़ने लग गया था। दोनों ही एक दूसरे को देखते बहुत प्यार से। कई बार तो वो उस मतलब पीछे के पहाड़ियों में जाकर एक दूसरे के साथ बातें करते, अपना टाइम बिताते। और एक दिन तो हद ही पार हो गया था। अचानक ही विंग का रट आ गया और उस रट में वो वांग जी के करीब था, तो उसने वांग जी को अपना ओमेगा क्लेम कर दिया था। वहीं वांग जी ने भी अपने पूरे जिस्म को विंग को सौंप दिया था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। फिर उनका डेली का यही रूटीन चलने लग गया। जब भी वो फ्री होते या वो अकेले होते, तो वो नॉटी नॉटी सा हरकत करते थे। वांग जी भी मुस्कुराकर वो सब एक्सेप्ट कर लेता था। उन दोनों की लाइफ ऐसी चल रही थी। बट लैन कुरैन और
जैंग चैंग को ये पसंद नहीं आ रहा था। लैन कुरैन हमेशा ही विंग को वांग जी से दूर करने की कोशिश करते थे, बट ये हो नहीं पा रहा था। और एक दिन उन्होंने देख लिया कि कैसे चैंग को भी गुस्सा आता है इन दोनों के पास होने से, तो उन्हें कुछ शक हुआ कि चैंग क्या वांग जी को पसंद करता है। वैसे उन्हें चैंग में कोई गलती नजर नहीं आती। चैंग ठीक ठाक है, मतलब चैंग एक अच्छा राजकुमार है, एक अच्छा योद्धा है, वो ज़्यादा मस्ती नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, वो जियांग क्लैन का बड़ा राजकुमार है। हाँ, विंग भी है, बट सबके सबके कानों में विंग के लिए ये बात फैली है कि विंग उनका एक नाजायज औलाद है, इसीलिए और भी ज़्यादा लैंड कुरैन उसे भाते नहीं है। बट जब उन्हें पता चला कि चैंग वांग जी को पसंद करता है, तो उन्होंने चैंग से बात किया। चैंग ने फिर मान लिया कि वो वांग जी को पसंद करता है, बट वो ये भी बताता है कि वांग जी विंग को पसंद करता है, विंग भी वांग जी को पसंद करता है, तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। बट जैंग मतलब जो लैन कुरैन है वो समझाते हैं कि वांग जी नादान है, उसे कुछ नहीं पता, बट वो उसका अंकल है, वो उन दोनों की शादी करवा सकता है, इसीलिए वो उनकी फैमिली के पास रिश्ता भेज देगा। जब चैंग ये सुनता है तो वो बड़ा खुश हो गया था। वहीं विंग, वांग जी और सिचन को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। विंग और वांग जी तो अपने ही धुन में, बस अपने ही प्यार में खोए हुए थे। वांग जी अभी विंग के बाहों में था। वांग जी विंग को साइन लैंग्वेज में कहता है कि विंग, मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं रह सकता, अपनी ज़िंदगी मैं इमेजिन नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग उसके होठों को किस करते हुए कहता है, मैं भी नहीं। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना, तो मैं इस पूरी दुनिया को जला दूंगा। किसी ने तुम्हें टच किया तो मैं उसकी जान निकाल लूंगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी उसे बहुत ही टाइटली हग किए हुए था। तभी वहां पर चैंग आता है। चैंग उन दोनों को गुस्से में देख रहा था। वो आज सहन नहीं कर पाया। अब तो लैन कुरैन ने भी कह दिया है कि अब वांग जी की शादी उससे होगी, तो वो अब विंग से क्यों डरे। इसीलिए वो उन दोनों के पास आ जाता है। विंग और वांग जी एक पल के लिए घबरा गए थे। तभी विंग कहता है, चैंग, तुम यहाँ। ये सुनकर चैंग उन दोनों को देखते हुए कहता है, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का। ये सुनकर विंग थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी विंग के पीछे छुप गया था, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तभी विंग वांग जी को देखता है और फिर चैंग को देखते हुए कहता है, ब्रो, किसी को बताना नहीं ना, असल में मैं वांग जी को पसंद करता हूँ। ये सुनकर चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहता है, तो तुम बता क्यों नहीं देते। ये सुनकर विंग कहता है, तुम्हें तो पता है ना, अंकल कुरैन मुझे पसंद नहीं करते, तो अभी ये सब मैं बताऊंगा तो अंकल कुरैन पक्का ही हम दोनों को अलग कर देंगे। इसीलिए ये सुनकर जेंग जेंग कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। ये सुनकर विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर चैंग की तरफ। चैंग कहता है, तुम मेरा भाई है यार, तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही सकता हूँ। मैं अंकल कुरैन से यानी कि मास्टर कुरैन से बात कर लूंगा और उनसे कह दूंगा कि वो हमारी, मेरा मतलब है कि वो तुम दोनों की शादी के लिए रिश्ता भेज दे, या तो हम ही भेज देंगे। बस वांग जी, तुम एक्सेप्ट कर लेना। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। वहीं विंग चैंग के पास आते हुए कहता है, चैंग, तुम तुम सच बोल रहे हो, तुम बात करोगे। ये सुनकर चैंग कहता है, हाँ, तू मेरा छोटा भाई है यार, मैं तेरे लिए इतना कर ही सकता हूँ ना। ये सुनकर विंग उसे गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। मैं घबरा रहा था कि मैं वांग जी के साथ अपनी रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बट मैं कैसे बढ़ाऊँ। मैं अंकल से बात करने में घबरा रहा था, बट तू अगर बात करेगा और फादर इस बारे में सोचेंगे और हमारे लिए रिश्ता भेजेंगे, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये सुनकर जेंग चैंग वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी, क्या तुम मुझे शुक्रिया नहीं कहोगे। ये सुनकर वांग जी चैंग को देखता है और फिर विंग को। विंग उसे अपने पास बुलाता है। वांग जी भी उसके पास आता है। चैंग कहता है, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ बनने वाले हो, तो इस हक से तुम मेरे लिए विंग के समान हुए ना, तो क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगे, शुक्रिया अदा नहीं करोगे। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग मुस्कुराता है। वांग जी धीरे से अपना सर नोट करता है और वो उससे साइन लैंग्वेज में थैंक यू कहते हुए गले लगा लेता है। वही मतलब साइड हग, वो ज्यादा चैंग के करीब नहीं जा रहा था, बट चैंग आज पहली बार वांग जी को अपने पास फील करके
उसे टाइटली गले लगा लेता है और उसके ओमेगा फेरोमोन को स्मेल करने लग गया था। वांग जी को बड़ा ही अजीब लगता है, इसलिए वो जल्दी से चैंग से दूर हो जाता है। वहीं चैंग विंग को देखता है। विंग को कुछ ज्यादा मतलब उसे अलग फील नहीं हुआ था। चैंग उसका भाई है, चैंग अच्छा है, बचपन से विंग के साथ वो अच्छे से बर्ताव करते आए, तो वो उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता है। इसीलिए वो वांग जी को देखकर मुस्कुराता है और फिर वो जैंग चैंग को कहता है, थैंक यू ब्रो। ये सुनकर चैंग कहता है, इसमें थैंक्स की क्या बात है, मैं तो कुछ भी करूँगा। ये बोलते हुए वो उन दोनों को देखता है और कहता है, अब चलो भी, यहाँ पर बैठे मत रहो। अगर लोगों को दिखा कि तुम दोनों एक साथ ऐसे हो तो वो लोग कैसी-कैसी बातें करेंगे। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और वो वांग जी का हाथ पकड़ने वाला था, बट चैंग उन दोनों के बीच में आ जाता है और कहता है, अरे मैंने अभी क्या कहा, तुम दोनों एक साथ मत रहा करो, लोगों को शक हो जाएगा और फिर अंकल कुरैन को और भी गुस्सा आ जाएगा। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो लोग नॉर्मली चलने लग गए थे। वही चैंग कहता है अपने मन में, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी वांग जी के पास फटकने भी नहीं दूंगा। विंग, मदर सच ही कहती थी कि तुम मेरी खुशियाँ मुझसे छीन लोगे एक दिन, और आज ये सच हुआ है। तुम मेरी खुशियों को, मेरे वांग जी को मुझसे छीनना चाहते थे। ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने वांग जी को 3 सालों से प्यार किया है और तुम, कुछ ही दिन आए हुए तुम्हें नहीं हुआ और तुम मुझसे वांग जी को छीन लोगे। अब हम जानते हैं कि आखिर चैंग को वांग जी से कैसे प्यार हो गया। असल में उस नाइट हंट पे विंग के साथ चैंग भी था। उसने उसी दिन वांग जी का फेस देख लिया था। वांग जी ने अपने फेस में एक कपड़ा लगाया हुआ था जिससे विंग को तो पता नहीं चला, बट लड़ते टाइम वांग जी के फेस से उसका कपड़ा हल्का सा हट गया था। तब चैंग ने उसे देखा था और उसकी खूबसूरती देखकर चैंग उसके ऊपर मनमोहित हो गया था। फिर उसके बाद उसने वांग जी के बारे में पता किया और उसे पता चल गया था कि आखिर वांग जी है कौन। इसीलिए तो वो लैन क्लैन जाने के लिए इतनी आसानी से मान गया था। उसने पूरे 3-4 साल वांग जी को बिना देखे बिताया था, बट उसकी यादों में वांग जी का वो चेहरा बसा हुआ था और वो वांग जी को अपना बनाना चाहता था। इसीलिए वो वांग जी का हर वो फोटो लेके आता था। होता है ना कि आप राजकुमारों का फोटो बनवाते हो, तो आपको जगह जगह पे पता रहता है कि ये राजकुमार ये है, ये राजकुमार का नाम ये है, ये सब लिखा रहता है और कई सारी किताबें भी आती हैं। और हमारे वांग जी ने भी तो बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं, तो उसके लिए भी किताबें आई हुई थी कि इसमें हांग वंचुन है, इन्होंने ये किया था, इन्होंने ऐसे ऐसे युद्ध किया था। ये सारी बातें जब वांग जी के बारे में चैंग पढ़ता था, तो उसे और भी ज़्यादा वांग जी के लिए क्रेविंग होता था, वो उसे पाना चाहता था। और जब उसने वांग जी को बड़े होने के बाद देखा, यानी कि जब वांग जी को उसने गुस्सू आने के बाद देखा, तब वो उसके ऊपर और भी ज़्यादा फ़िदा हो गया था क्योंकि वांग जी हद से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। बट जब उसने देखा कि वांग जी कैसे उसके जगह विंग पे इंटरेस्ट दिखा रहा है, तब उसे गुस्सा आया था। बट वो उस टाइम कुछ नहीं कह पाया था क्योंकि वो अपने भाई से भी प्यार करता था। बट धीरे-धीरे कब वो प्यार जेलसी से गुस्से में उसके बाद वो कैसे विंग से नफरत करने लग गया, उसे खुद पता नहीं चला। उसके बाद विंग, चैंग और वांग जी तीनों ही बैठकर बातें करते थे। अब चैंग हमेशा कोशिश करता था कि वो विंग और वांग जी को अकेले रहने का टाइम ना दे। फिर 1-2 दिन के बाद ही उन लोगों को गुसू से जांग क्लैन जाना था क्योंकि अब उनकी परीक्षा हो चुकी थी, उनकी पढ़ाई हो चुकी थी। विंग वांग जी को देख रहा था, वही वांग जी विंग को देखता है, उसे गले लगाते हुए अपने साइन लैंग्वेज में कहता है, जल्दी आना ना। ये सुनकर विंग उसके फॉरहेड पे किस करता है, उसके होठों पे किस करता है और कहता है, ज़रूर, इस बार मैं तुम्हारा दूल्हा बन के आऊँगा। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है। वहीं चैंग उन दोनों को गुस्से से देख रहा था। वो जल्दी से उन दोनों को अलग करते हुए कहता है, क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम दोनों को शर्म आती है? ये बोलकर वो गुस्सा दिखा रहा था, बट विंग उसे हल्का सा मजाक में ले लेता है। उसके हिसाब से चैंग थोड़ा रूड टाइप का है ना, थोड़ा एंग्री बर्ड है और वो इन दोनों को प्यार से तो बोल नहीं सकता, उसके हिसाब से यही लग रहा था। बट चैंग तो सच में बहुत गुस्सा था। वो उन दोनों को गुस्से से अलग करता है और फिर वो वहां से विंग को लेकर चला गया था और लास्ट बार उसने वांग जी को देखा था और अपने मन में कहा था कि विंग नहीं,
वांग जी का दूल्हा वो बन के आएगा। फिर क्या, जैसे ही वो लोग जांगलैंड पहुंचे, एक दो दिन के बाद ही उन लोगों ने शादी का प्रस्ताव भी भेज दिया था। बट यहाँ पर लैन कुरैन ने वांग जी के लिए रिश्ता जैंग चैंग को भेजा था। वहीं जैंग फैमिली ने भी वांग जी के लिए जैंग चैंग का रिश्ता ही पसंद किया था। वहीं चैंग हमेशा ही विंग को ये दिखाता था कि ये रिश्ता तो विंग के लिए है। वहीं विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। वहीं वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसे भी लग रहा था, उसके अंकल ने बिल्कुल नहीं बताया था उसे कि ये रिश्ता विंग का नहीं चैंग का है, इसीलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग का रिश्ता आया है उसके लिए। वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली अपना सब कुछ एंजॉय कर रहा था। वो शादी की पूरी प्रिपरेशन कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वहीं सिचन शॉक थे। सच में वांग जी तो विंग से प्यार करता था, तो वो चैंग से शादी करने को कैसे मान गया? क्या वो गलत सोच रहे थे? क्योंकि विंग और चैंग एक साथ रहते थे, शायद तक वांग जी चैंग को देखता था। शायद वो गलत ही सोच रहे होंगे। यही सोचकर वो वांग जी को भी कुछ बोलते नहीं। एक दो सप्ताह के बाद ही उन दोनों की शादी होने वाली थी। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वहीं विंग हमेशा ही उसे लेटर लिखा करता था कि कुछ दिन की बात है बॉबे, फिर तुम मेरे पास होगे और उसके बाद मैं कभी भी तुम्हें बेड से उतरने नहीं दूंगा। ये सुनकर वांग जी शर्म से लाल हो जाता था और वो विंग को लेटर लिखता था कि बेशरम हो तुम, ऐसी बातें कौन करता है। ये सुनकर मतलब ये पढ़कर विंग हंसता था और वो हमेशा ही वांग जी को प्यारी प्यारी बातें लिखता था, बहुत ज़्यादा डटी डटी बातें लिखता था। वहीं वांग जी शर्माते हुए उसका रिप्लाई भी करता था। अब फाइनली वो दिन आ चुका था जब उन दोनों की शादी होने वाली थी। विंग बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने लिए वेडिंग रोब डिसाइड करा था। बट अचानक ही मैडम यू उसके हाथों से वो रोब खींच लेती है। ये देखकर विंग शॉक हो गया था। मैडम यू उसे मतलब उस कपड़े को झाड़ते हुए कह रही, क्या कर रहे हो अपने इस गंदे हाथों से, मेरे बेटे का कपड़ा क्यों खराब कर रहे हो? ये सुनकर विंग शॉक, क्या ये तो उसके रोब है ना जिसे लैन फैमिली ने भेजे हैं। बट मैडम यू कहती है तुम्हारे लिए लैन फैमिली भेजेगी और बस ये सब क्यों करेगी भला? जब दूल्हा जैंग चेंगे तो वो तुम्हारे लिए क्यों भेजेगी भला? ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो कहता है, नहीं नहीं ये गलत है, वो ये शादी तो मेरी हो रही है ना, तो मेरे लिए भेजना। बट विंग की बात बिना सुने मैडम यू हंसते हुए कहती, तुम्हारी शादी? किसने कहा? कौन से सपने में हो तुम? यहाँ पर जैंग चैंग की शादी हो रही है उस लान वांग जी से। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो कहते हैं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। वांग जी की शादी जैंग से कैसे हो सकती है? वो मेरा बट जैंग मतलब विंग का बात सुनकर मैडम को इतना गुस्सा आता है, वो उसे एक चाबुक मारती है और कहती है, क्या बकवास किया तुमने? तुम अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में इतना डटी कैसे सोच सकते हो? वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, वो तुम्हारे भाई का वाइफ बनने वाला है और तुम उसके बारे में इतनी गंदी बात सोच कैसे सकते हो? ये बोलकर वो विंग को मारती है। वहीं विंग शॉक था, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वो इतने ज़्यादा शॉक में था कि मैडम ने उसे मार रही है, उसे कुछ होश भी नहीं था। वो बस सोचे जा रहा था, ये सब क्या है? मैडम ये कह रही है कि वो चैन के लिए रिश्ता आया था। नहीं, उसे बात करना होगा। वो मैडम यू को बार बार कहने लग गया कि उसे बात करनी है, फादर कहाँ है? बट वहाँ तो जैंग फैम में थे ही नहीं। असल में वो कुछ काम के लिए बाहर चले गए थे और वो शादी के कुछ घंटों बाद ही आने वाले थे। इसीलिए विंग जब उनके बारे में पूछता है तो मैडम यू बोल देती है कि उसके फादर कुछ काम से बाहर गए हुए हैं और तुम्हें तुम्हारी तसल्ली के बदले बता दूं कि ये शादी चैंग की हो रही है। ये सुनकर विंग मानने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए मैडम यू उस लेटर को विंग के फेस पे फेंक के मारती और कहती, देख लो, तुम्हें तसल्ली हो जाए, आगे मेरे बेटे की शादी को बर्बाद मत करना। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी की शादी चैंग से कैसे हो सकती है? वो भागते हुए मतलब उसके बैग में दर्द हो रहा था, बट फिर भी वो भागते हुए चैंग के पास पहुंचता है। वो चैंग से पूछता है, क्या ये सब क्या चल रहा है? तो तुमने तो कहा था ना कि मेरी और वांग जी की शादी है, तो ये सब कैसे? ये सुनकर पहले तो चैंग नाटक करता है कि उसे कुछ नहीं पता था, ये सब कैसे हो गया, वो तो खुद नहीं जानता था। बट फिर विंग कहता है, अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता था? तुम्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वांग जी तुमसे शादी करने वाला है? तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर चैंग उसे देखता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, हाँ
मैंने ये सब किया था क्योंकि तुम मेरे प्यार को मुझसे दूर ले जा रहे थे और मैं ये सब देख नहीं पा रहा था। वांग जी सिर्फ मेरा है विंग। तुम्हें क्या लगा कि मैं लैन कुरैन से तुम्हारे और वांग जी की शादी की बात करने गया था? नहीं, मैं वांग जी की शादी मुझसे करवाने गया था और लैन कुरैन को भी मैं पसंद आया था, तुम नहीं। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो चैंग को देख रहा था। चैंग को वो एक घूसा मारता है, बट चैंग को भी गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में विंग को मारने लग गया। उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग गई थी। वहीं लड़ाई की आवाज़ बाकी लोगों को भी आ जाती है। बाकी लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं। मैडम यू भी आती है और जैसे ही वो देखती है कि विंग और चैंग लड़ाई कर रहे हैं, तो वो चैंग को नहीं रोकती, वो सीधा विंग को अपने चाबुक से मारने लग गई थी। वहीं विंग जब अचानक ही चाबुक की वार देखता है, मतलब अपने ऊपर महसूस करता है, वो दूर जाके फेंकाता है। उसके मुंह से ब्लीडिंग आने लग गई थी क्योंकि सच में बहुत जोर से लगा था। मैडम यू ने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से विंग के ऊपर वार किया था। विंग मैडम यू को देखता है और उन लोगों को देखते हुए कहता है, आप सभी ने ये जानबूझ के किया है ना मेरे साथ? ये सुनकर मैडम यू अपनी आंखों को रोल करती और कहती, मेरे बेटे की खुशियाँ तुम छीनो और मैं ये देखती रहूंगी? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी लैन कुरैन ने खुद ही लान वांगजी की शादी मेरे बेटे के साथ फिक्स की है और वांगजी भी उसे एक्सेप्ट कर चुका है। ये सुनकर विंग अपना सर नाम हिला रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांगजी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ये सब धोखा है, कुछ हुआ है। वांगजी को शायद तक इसके बारे में पता नहीं होगा। वो वांगजी को बताने के लिए उठकर भागने वाला था, बट मैडम यू और शायद तक चैंग को भी समझ आ गया था। इसीलिए मैडम यू अपने चाबुक से विंग के पैरों को बांध देती है। विंग गिर जाता है। वो अपने पैरों को छुड़वाने का ट्राई करता है, बट मैडम यू उसे पकड़ती है और वो कहती है, क्या क्या लगता है तुम्हें कि हम तुम्हें इजीली जाने देंगे? वहीं चैंग कहता है, नहीं, मैं वांगजी को अपना बना के रहूँगा। मैं वांगजी को कभी भी तुम्हारे हाथों आने नहीं दूंगा। वांगजी सिर्फ मेरा है, उसके लिए अगर मुझे उसको पाने के लिए कुछ भी करना चाहे पड़े तो मैं करूँगा। ये बोलते हुए वो विंग के ऊपर तलवार चला देता है। विंग के बैक में बुरी तरीके से कट लग गया था। वहां पर चाबुक के निशान और कट के निशान के कारण और इतनी ब्लीडिंग होने के कारण अचानक ही विंग वहीं पर बेहोश हो जाता है और विंग को बांध कर एक स्टोर रूम में लॉक कर दिया जाता है। विंग मर रहा है, जी रहा है, उससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने आप को तैयार कर रहा था। वो विंग के ख्वाबों में खोया हुआ था कि कुछ ही दिनों में, यानी कि कुछ ही घंटों में, अब वो विंग का ओमेगा बन जाएगा। उनकी शादी हो जाएगी, फिर उनके बच्चे होंगे, कितना हैप्पीली उनका परिवार होगा। ये सोचते हुए वांगजी मुस्कुरा रहा था और वो अपने बालों में एक्सेसरीज लगा रहा था। वो बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। तभी जो सर्वेंट वांगजी को तैयार कर रहे थे, वो बातें करने लग गए कि राजकुमार चैंग और वांगजी की शायद मतलब दोनों की जोड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लगेगी ना। ये सुनकर वांगजी शॉक हो गया था। वो खड़ा होता है और कहता है, क्या कहा तुम लोगों ने? मतलब कि वो सैंग लैंग्वेज में बोल रहा था कि क्या कहा तुम लोगों ने, फिर से रिपीट करना, किसकी शादी हो रही है यहाँ? ये सुनकर वो लोग बोलते हैं कि आपकी और राजकुमार जैंग चैंग की। ये सुनकर वांगजी शॉक हो गया था और वो शॉक होते हुए सीधा वहां से भाग जाता है। वांगजी पहली बार अपना रूल तोड़ता है और वो भागते हुए अपनी गगा को ढूंढने लग गया था। वो अपने गगा के पास जाता है और वो रोते हुए कहने लग गया था कि क्या हो रहा है ये, उसकी शादी किससे हो रही है? ये सुनकर सीजन बोलते हैं, वांगजी तुम्हारी शादी जैंग चैंग से हो रही है। जैंग चैंग खुद आया था अंकल के पास और तुमने भी तो हामी भरी थी ना। ये सुनकर वांगजी अपना सर नाम हिलाता है। वो कहता है, उसने जैंग चैंग से नहीं, विंग से शादी करने के लिए हामी भरी थी। जैंग चैंग ने उसे बोला था कि वो विंग की शादी के बारे में बात करेगा, तो उसने अपना सर हाँ मिलाया था। उसे नहीं पता था। ये सुनकर सीजन शॉक हो गए थे। वो कहते हैं, क्या अंकल से बात करनी होगी? ये बोलकर वो दोनों ही अंकल के पास जाते हैं। अंकल उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं, उसे विंग बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए उसने ये किया है। और वैसे भी जैंग चैंग ज़्यादा अच्छा है। वांग जी अभी प्यार के पागलपन में है, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट शादी के बाद वो जैंग चैंग के साथ खुश रहेगा। बट वांग जी रो रहा था। वो कहते हैं, नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ विंग से प्यार करता हूँ। वहीं लैन सिचन भी कहते हैं, अंकल ये गलत है, वांग जी उससे प्यार करता है तो उसी साथ शादी करेगा।
बट लैन कुरैन तो कुछ बात ही नहीं मान रहे थे। सीचन कहते हैं मैं खुद शादी को कैंसिल कर दूंगा। ये बोलकर वो लेटर लिखने वाले थे, बटरफ्लाई मैसेज करने वाले थे, बट अंकल ने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर दिया था जिससे सिचन कोई भी लेटर भेज नहीं पा रहे थे। अंकल को देखकर सिचन कहता है अंकल ये क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं मैं वांगजी की भलाई के लिए ये कर रहा हूँ और विंग बिल्कुल भी वांगजी के लिए अच्छा नहीं है। बट वांगजी कहता है नहीं, मेरे लिए विंग ही अच्छा है और मैं विंग से ही शादी करूंगा। बट अंकल उन दोनों की कोई भी बातें नहीं सुनते हैं। वांगजी अपने ब्रदर की गोद में सर रख के बुरी तरीके से रो रहा था और वो प्लीड कर रहा था कि वो सिर्फ विंग से शादी करेगा, वो किसी और से शादी नहीं करेगा। अगर उसे विंग नहीं मिला, अगर विंग से शादी नहीं हुई तो वो मर जाएगा। ये सुनकर सीचन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही जाकर जांग फैमिली को ये बोल देगा कि ये शादी नहीं करनी है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो अपने गगा को गले लगा लेता है क्योंकि अभी रात का टाइम था और कल सुबह शादी थी। सीचन रात को ही निकल जाते हैं। वहीं वांग जी बस रोए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग जब होश में आता है तब वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। वो विंग को मतलब वांग जी को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो इधर उधर देखता है और जब उसे एक खिड़की दिखती है तो विंग उसी तरीके से लड़खड़ाते हुए उस खिड़की से कूद जाता है और वो वांगजी से मिलने के लिए वांगजी और लैन कुरैन और सभी लोगों से बात करने के लिए वो बचते बचाते लैन मतलब गुसु के लिए निकल जाता है। वो गुसु बहुत जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि वो अपने तलवार से उड़ते हुए गया था। वहीं सीचैन भी अपने तलवार से उड़ते हुए आए थे, बट विंग पहले निकला था इसीलिए विंग पहले गुसु पहुंच गया। वहीं सीचैन बाद में निकले थे इसीलिए उनको पहुंचने में देरी लगी और वो दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पाते क्योंकि वो लोग आसमान में उड़ रहे थे, एक इधर से उड़ रहा था, वो एक उधर से उड़ रहा था, तो पता नहीं चलता ना यार। और उन दोनों को अपना ही टेंशन था इसीलिए वो देख भी नहीं पाते। वो दोनों ही अपने अपने रास्ते के लिए निकल चुके थे। विंग जल्दी से गुसु मतलब कि क्लाउड रिसेस पहुंच चुका था। वो हंगामा क्रिएट कर रहा था कि उसे वांगजी से मिलना है, लैन कुरैन से मिलना है, बट गार्ड्स ने रात को सबको मतलब रात को कोई भी अंदर नहीं आ सकता ना, तो पहले तो सब विंग को अंदर आने से मना करे थे। बट विंग बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहा था तो लैन कुरैन और बाकी लोगों को भी पता चल गया कि विंग आया है। वही वांगजी को भी जब पता चला कि विंग आया है तो वो भी भागते हुए बाहर निकल रहा था। बट जैसे लैन कुरैन ने वांगजी को बाहर आते हुए देखा तो उसे गुस्सा आता है और वो वांगजी को पकड़ लेता है। वांगजी अपने आप को छुड़वाने की कई कोशिशें करता है। वो अपने अंकल से प्लीडिंग करता है कि उसे जाने दो, उसके विंग के पास जाने दो, बट लैन कुरैन उसे बांध देते हैं अपने ताकत से, यानी कि अपने मैजिक रोप से बांध देते हैं जिससे वांगजी कुछ कर ना पाए। वो तलवार का इस्तेमाल ना कर पाए और किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना कर पाए और वो विंग के पास जा ना पाए, इसीलिए वो वांगजी को बांध देते हैं और फिर वो वांगजी को जिंगजी के अंदर बंद कर रहे थे। बट वांगजी फिर भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था जिसके कारण लैन कुरैन को बहुत गुस्सा आता है और वो वांगजी को अपने ताकत से अपने मैजिक से उन्होंने वांगजी को एक जोरदार से धक्का दिया जिससे वांगजी दूर जाके फेंका जाता है और लैन कुरैन जल्दी से गेट को लॉक कर देते हैं अपने जादू से। और साथ ही वो ये भी कोशिश करते हैं कि वांगजी की आवाज़ यानी कि वांगजी जो नॉक करेगा वो बाहर आ ही ना पाए। वहीं वांगजी वो उस गेट को नॉक करता रह गया, बट गेट पे कोई भी उस गेट को खोल नहीं रहा था जिससे वांगजी रो रहा था। वो बस विंग का नाम अपने मन में चैंट कर रहा था। वहीं विंग बहुत बुरी हालत में उस मतलब सभी लोगों से लड़ रहा था। वो बस वांगजी से मिलना चाहता था। उसके बैग से लगातार खून निकल रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा था, बट फिर भी वो वांगजी से मिलना चाहता था। वो लैन कुरैन से बात करना चाहता था। वहीं लैन कुरैन जब विंग को ऐसे देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो विंग को गुस्से से बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मतलब कि वो विंग के साथ प्यार से बात करते ही नहीं है। वो अपने गार्ड से कहते हैं कि जाओ इसे बाहर फेंक के आओ, बट विंग उन सभी से लड़ रहा था जिसके बाद लैन कुरैन को भी गुस्सा आता है और वो अपने गार्ड्स को कहते हैं कि अगर ये शांति से ना जाए तो इसे मार पीट कर भेज दो। विंग ऑलरेडी ही बहुत बुरी हालत में था और
उसे और भी ज़्यादा मारने की वजह से विंग की हालत और भी ज़्यादा गंभीर हो गई थी। अभी विंग अपने तलवार को भी अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहा था और साथ में वो इन लोगों के ऊपर ज़्यादा तेज़ी से अटैक भी नहीं कर सकता क्योंकि ये वांग जी की फैमिली मेंबर्स है। वो वांग जी का अंकल है। अगर विंग ने वांग जी के अंकल को कुछ किया तो वांग जी कैसा महसूस करेगा? वो तो बस बात करने आया है तो प्यार से बात करे, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, ना ही लैन कुरैन तो वो उसे देख भी रहे थे। वो बस गुस्से से विंग को इस जगह से बाहर फेंकने का ऑर्डर दे चुके थे। सभी लोग विंग को पूरी तरीके से मारते हैं। विंग बहुत ज़्यादा ही घायल हो गया था। वहीं लैन कुरैन ने विंग को बांध दिया था जिससे अब विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना ही अपना बचाव कर पा रहा था। फिर विंग को ले जाकर बाहर बहुत दूर गुस्सों से बाहर फेंक दिया जाता है। विंग बेहोश फिर से विंग बेहोश हो गया था। वहीं सी चैन उड़ते हुए जांग प्लान पहुंचा था। जांग प्लान में पहुंचते ही वो सबसे मैडम यू और जैंग फैमे के बारे में पूछता है, बट सब बताते हैं कि जैंग फैमे तो यहाँ है ही नहीं और मैडम यू वहाँ पर जल्दी से आती है। वो सीचन का अच्छे से स्वागत करती है, बट सीचन कहते हैं कि उन्हें विंग से मिलना है, सबसे बातें करनी है, ये शादी नहीं हो सकती। वांग जी विंग से प्यार करता है, बट मैडम यू इस बात को इनकार कर देती है, ये कहकर कि विंग तो यहाँ है ही नहीं, विंग तो किसी और से प्यार करता था और वो भाग गया। ये सुनकर सीजन शॉक हो गए थे। वो कैसे कर सकता है ये? मैडम यू विंग के बारे में सीजन को बुरा बुरा बोलने लग गई थी। वहीं सीजन जब ये सब सुन रहे थे तो उन्हें शॉक पे शॉक लगे जा रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लैन कुरैन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो गुस्से में आकर अपने रूम में सो जाते हैं। उन्हें अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी अपने रूम में बंद है, उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता, नहीं वांग जी बोल सकता है और अगर खटखटाएगा भी तो कोई सुनेगा नहीं, तो कोई खोलेगा भी नहीं और सीचन शायद तक इस घर में नहीं है। उन्हें ये पता चल गया था, इसीलिए उन्हें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वहीं विंग बाहर में मर रहा है, सड़ रहा है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और कल वांग जी की शादी सुबह होते ही कर दी जाएगी। इतना ही उनके लिए अब काफ़ी था। वही सीचैन बहुत ज़्यादा शॉक थे, बट फिर भी वो कह रहे थे कि नहीं, फिर भी ये शादी नहीं हो सकती है। मेरा भाई जैंग चैंग से प्यार नहीं करता है, वो विंग से प्यार करता है। अगर विंग यहाँ से चला गया तो हम विंग को ढूंढेंगे, बात करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे, बट कल शादी नहीं होगी। ये सुनकर जैंग फैमिली शॉक हो गई थी, मतलब मैडम यू और जैंग चैंग शॉक हो गया था। जैंग चैंग तो लैन सीजन के सामने प्लीड करने लग गया था कि वो क्या बोल रहे हैं, विंग वांग जी से प्यार नहीं करता, वो बस उसका फ़ायदा उठा रहा था। वांग जी से वो प्यार करता है, वांग जी को वो टूटा हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए उसने अपनी शादी की बात की थी। वहीं विंग को भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, इसलिए विंग ने भी कुछ नहीं बोला। विंग बस वांग जी का फ़ायदा उठा रहा था। उसने विंग से झगड़ा भी किया था। आपको पता नहीं है विंग कितना बुरा है, वो कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, कितनी ज़्यादा लड़कियों के साथ, कितनी ओमेगाओं के साथ उसने ऐसे ही करके छोड़ दिया है। आपको नहीं पता विंग के बारे में? ये सुनकर शिचन को बस शौक पे शौक लगे जा रहा था। वो जानता है, मतलब विंग का और चैंग का रिश्ता कैसा है, वो जानता है, मतलब उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है। तो अगर चैंग बोल रहा है तो शायद तक वो सही बोल रहा होगा। वैसे भी उसने चैंग के बारे में कभी बुरा सुना नहीं है, चैंग बुरा था भी नहीं, बट वांग जी के प्यार ने उसे बुरा बना दिया है और मैडम यू के संस्कार ने उसे बुरा बना दिया है। वहीं चैंग की सब बातें सुनकर सीजन बहुत शॉक थे और वो इसी हालत में वहाँ से जाते हैं, बट उन्होंने लास्ट बार कह दिया था, बट फिर भी कुछ भी हो, बट वो वांग जी की शादी ज़बरदस्ती चैंग से नहीं करवा सकते। वांग जी नहीं करना चाहता है शादी चैंग से, तो वो नहीं करवाएंगे। आप लोग कल शादी के लिए मत आना। ये सुनकर जैंग चैंग गुस्से में अपने हाथों को मुट्ठी कस लेता है, बट फिर भी वो अपने मन में कहता है नहीं, लैन कुरैन ने उससे वादा किया है तो वो कल शादी करके रहेगा। वांग जी सिर्फ उसका है और वांग जी को वो अपना ही बनाएगा। ये सोचकर वो मैडम यू को देखता है। वही मैडम यू उसे शांत करवाती है। सीचैन थक हार कर अपने गुस्सों के लिए वापस आ चुके थे, मतलब कि वो मतलब सुबह हो चुकी थी, सुबह होने वाली थी, 4 या 5 बजे हुए थे तब सीचन वापस आ रहे थे। अचानक ही उनकी नज़र नीचे पड़ी, नीचे में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। सीचन सोचते हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या है, इसीलिए वो नीचे उतरते हैं, बट जैसे उन्होंने नीचे भीड़ में आगे बढ़े और उन्होंने सामने देखा, वो शॉक हो गए थे। विंग बुरी हालत में था, विंग की पूरी बॉडी में ब्लड लगे हुए थे। वो जल्दी से विंग के पास जाते हैं, उन्हें चेक करते हैं।
सभी लोग बस मुंह फो मतलब बड़बड़ाए जा रहे थे कि ये कैसे हुआ, किसने ये सब किया। वहीं जैसे ही सीचेन को देखे तो सब शांत हो गए थे। सीचेन विंग को चेक करते हैं, विंग की सांसें चल रही थी। सीचेन जल्दी से विंग को लेकर हीलर के जो पास में ही गांव में हीलर था उसके पास पहुंचते हैं। हीलर विंग को चेक करता है और वो बताता है कि विंग बहुत ज़्यादा ही घायल हो चुका है, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया, उसके बैक में बहुत बुरी कट है, सब बहुत ज़्यादा। ये सुनकर सिचन बहुत ज़्यादा शॉक थे और उन्हें बहुत ज़्यादा जंग फैमिली में गुस्सा आ रहा था। उन्होंने क्या कहा कि विंग भाग गया है, विंग अच्छा लड़का नहीं है, तो ये सब क्या है, ये सब कैसे हुआ। वो जल्दी से विंग जब होश में आता है तो वो पूछते हैं। विंग को करीबन 2 घंटे के बाद होश में मतलब विंग को 2 घंटे के बाद होश आता है। विंग जब होश में आता है तो वो बहुत ज़्यादा ही हड़बड़ाने लग गया था। वो वांग जी के पास जाना चाहता था, बट जैसे उसने शिचन को देखा वो उसके सामने हाथ जोड़ लेता है। वो कहता है मुझे वांग जी चाहिए, प्लीज़, मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, वांग जी की शादी चैंग से मत कीजिए, ये गलत फहमी हुई है सबको, वांग जी मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर सीचन उसे कंसोल करते हैं। वो कहते हैं मुझे पता है, बट ये सब हुआ कैसे। ये सुनकर विंग सब कुछ बता देता है कि कैसे कैसे हुआ था। मतलब सीचन को इतना गुस्सा आता है ना सबके ऊपर कि वो क्या बताए। वो विंग को लेकर सीधा गुसू यानी कि अपने क्लाउड रिसेसेस पहुंचता है। जैसे क्लाउड रिसेसेस में मतलब गेट पे सब लोगों ने सीचन को और विंग को देखा तो सब शॉक हो गए थे। वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सीचन सबको गुस्से से देख रहा था और कुछ डिसिपल जाकर लैंड कुरैन को बुला लेते हैं। लैंड कुरैन जैसे ये सुनते हैं कि सीचन ने विंग को लाया है, वो भागते हुए वहां पहुंचते हैं और वो गुस्से में सीचन को कहते हैं कि तुमने इसे क्यों लाया है, ये अच्छा लड़का नहीं है, इसने कल क्या तमाशा किया था तुम्हें पता भी नहीं है। बट ये सुनकर लैंड सीचन कहते हैं अच्छा क्या तमाशा किया था इसने, ये कुछ नहीं किया था, इसने बस प्यार किया था और आपने इसके प्यार का ऐसा सिला दिया है। आप कैसे हो अंकल, आप कैसे हो, आपने एक मासूम से बच्चे का ऐसा हालत कर दिया है बिना गलती के, आपने क्लैन के रूल तोड़े हैं। ये सुनकर लैन सीजन को मतलब लैन कुरैन को गुस्सा आता है। वो कहते हैं अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्लैन के कैसे रूल है। ये सुनकर लैन सीचन गुस्से में कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं इस क्लैन का लीडर हूँ और आप यहाँ के लीडर नहीं हो। ये सुनकर लैन कुरैन को गुस्सा आता है, बट इस बार सीचन को भी गुस्सा आया हुआ था क्योंकि लैन कुरैन ने इतने सालों तक उन्हें पाला। ठीक है पाला तो पाला, बट अब वो उनकी ज़िंदगी पे हक नहीं जमा सकते हैं, वो वांग जी की खुशियों पे हक नहीं जमा सकते हैं। अगर वांग जी चाहता है विंग को तो वो शादी विंग से ही करेगा। ये सोचकर वो लैन कुरैन को इस पर बोल देता है कि आप हमारे अंकल हो, माँ बाप नहीं हो, आप हमारी परवरिश करे हो, बट हमारी ज़िंदगी में आपका हक नहीं है। हम किससे शादी करेंगे किससे नहीं वो आपका हक नहीं है। अगर वांग जी विंग से प्यार करता है तो विंग से ही शादी होगा उसका। ये सुनकर लैन कुरैन शॉक हो गए थे लान सीचन की ऐसी बातें सुनकर, और वो शॉकिंगली सीचन को देखते हैं, बट वो अब कुछ नहीं बोल पाए थे। वहीं लैन कुरैन को देखते हुए सीचन गुस्से में वहां से विंग को लेकर जाने लगे, बट वो फिर रुक जाते हैं और वो डीसीपर से पूछते हैं कि वांग जी कहाँ हैं। इतना कुछ हो गया बट वांग जी नहीं आया, क्या हुआ है उसे। ये सुनकर वो डीसी पर लैन कुरैन की तरफ देखता है। फिर सीचन को गुस्सा आता है और कहता है अंकल क्या किया है आपने वांग जी के साथ। ये सुनकर लैन कुरैन कहते हैं कुछ नहीं किया है मैंने उसे, वो बस आना चाहता था बाहर इसीलिए मैंने उसे लॉक कर दिया है। ये सुनकर लैन सीचन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में लैन कुरैन को देखता है, बट वो अभी बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो विंग को लेकर सीधा जिंगशी की तरफ आता है। वहीं विंग जब जिंगशी को देखता है तो उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो धीरे धीरे से खुद से ही आगे बढ़ने लग गया था, विंग चल भी नहीं पा रहा था, बट फिर भी वो जिंगशी के पास पहुंचता है। वो जिंगशी का डोर ओपन करता है, बट जैसे उसने डोर ओपन किया वो शॉक हो गया था। उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो मतलब उस रूम में देख रहा था जहाँ पर उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, उसके दर्द दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या फील हो रहा है। विंग लड़खड़ाते हुए आगे पहुंच रहा था, आगे जा रहा था, बट जैसे उसने आगे देखा वो शॉक। उसने देखा कि वांग जी जमीन में गिरा हुआ है। वांग जी
वांग जी को बेहोश देखकर विंग जल्दी से अपने पूरे शक्ति को लगाता है और वो भागते हुए वांग जी के पास पहुंचता है। वांग जी को अपने गोद में उठाते हुए वो वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था। वहीं विंग को फील होता है कि वांग जी के सर से पूरी तरीके से खून निकल रहा है। वो पूरा फर्श खून से लथपथ हो चुका है। विंग डर चुका था। वो वांग जी को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी उठ नहीं रहा था। वहीं वो विंग की आवाज़ सुनकर सिचन भी शॉक हो गए थे और वो भी जल्दी से अंदर आते हैं और जैसे उन्होंने वांग जी को देखा वो भी शॉक हो गए थे। वो भी जल्दी से भागकर वांग जी के पास आते हैं। वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहे थे, बट जब वो देखते हैं कि वांग जी नहीं उठ रहा तो वो कांपते हुए हाथों से वांग जी के नर्व्स को चेक करते हैं और जैसे उन्होंने चेक किया उन्हें इतना ज़्यादा शॉक लगा कि वांग जी का हाथ उनके हाथों से छूट गया और वो पीछे जा गिरे। वहीं विंग जब सिचन की ऐसी रिएक्शन देखते हैं तो वो सिचन से डरते हुए पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, वांग जी उठ क्यों नहीं रहा है। ये बोलते हुए वो वांग जी के गालों को पकड़कर बार बार शेक कर रहा था, बट सिचन विंग को कहता है वो वो कभी नहीं उठेगा। ये सुनकर विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। वांग जी ये बोलते हुए वो वांग जी को शेक कर रहा था, बट सिचन रोते हुए कहते वांग जी हमें छोड़ के चला गया। ये सुनकर विंग को इतना ज़्यादा शौक लगा कि वो एक बार जोर से चिल्लाता है। वो कहता है नहीं नहीं वांग जी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम ये मजाक है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये बोलते हुए वो वांग जी को बार बार शेक कर रहा था। वहीं लैन कुरन जो बाहर में खड़े हुए थे उन्हें गिल्ट हो रहा था। वो अंदर आते हैं विंग की आवाज़ सुनकर और जैसे उन्होंने देखा उनके कदम वहीं पर थम से गए थे। विंग वांग जी वांग जी को अपने बाहों में लेकर हिलाया जा रहा था। वहीं सिचन रोए जा रहे थे। वांग जी के सर से बुरी तरह से खून बह रहा था। वो पूरा फर्श वांग जी के खून से लथपथ हो चुका था। लैन कुरन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं विंग बस वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था। वहीं सिचन जब वांग जी की डेड बॉडी को देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट अचानक ही वो गुस्से में खड़े होते हैं और वो लैन कुरन के पास आकर गुस्से में उनका कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कैसे कैसे हुआ, आप इतने हैवान कैसे हो, आपने मेरे भाई को मार दिया, आपने मेरे भाई को मार दिया। ये बोलते हुए वो उसे झटका दे रहे थे। वहीं लैन कुरैन जब ये सब सुन रहे थे तो वो अपना सर शेक कर रहे थे। वो कहते नहीं 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 नहीं, मैंने मैंने आउची को नहीं मारा था, मैंने तो बस उसे इस रूम में बंद किया था। ये सुनकर सिचर को इतना गुस्सा आया। वो कहते हैं बंद किया था तो मेरा भाई मुझे छोड़ के कैसे चला गया। ये बोलते हुए वो कुरैन को बहुत ज़्यादा ही हिला रहा था। वहीं कुरैन डरते हुए कह रहा था नहीं मैंने तो बस वांग जी को धक्का दिया था। ये सुनकर सिचन अपने आंसू को रोक नहीं पा रहे थे। वहीं लैन कुरैन भी शौक थे, उनके भी आंखों से आंसू गिर रहे थे। भले उन्होंने विंग को पसंद नहीं किया, वांग जी की शादी उन्होंने जबरदस्ती चैंग से करवाने की कोशिश की, बट वो कहीं ना कहीं वांग जी को अपना बेटा ही मानते थे। वो मानना नहीं चाहते थे वांग जी को, बट वो कैसे मर गया किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं। जब लैन कुरैन ने वांग जी को धक्का दिया था अपने पूरे पावर से, तब वांग जी का सर पास में ही रखे हुए एक टेबल से टकरा गया था। वांग जी के सर में बुरी तरीके से चोट आ गई थी। लैन कुरैन ने गेट बंद कर दिया था। वांग जी को अपने सर में बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था, बट फिर भी वो विंग से मिलने के लिए गेट खटखटा रहा था। उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी थी जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी का पूरा वाइट हानफू रेड हो चुका था, बट वांग जी को अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे विंग से मिलना था, इसीलिए वो बार बार गेट पे नॉक किया जा रहा था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, बट उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वांग जी फूट फूट के रो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, बट कोई फायदा नहीं हो रहा था। कोई भी उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि वो बोल ही तो नहीं सकता। वो अपने आप को कोस रहा था कि क्यों वो बोल नहीं सकता है। अगर वो बोल सकता तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकता, बट नहीं, गॉड ने उसे इतना पनिश क्यों किया, उसकी आवाज़ को क्यों छीन लिया। गॉड आप बहुत बुरे हो। ये बोलते हुए वांग जी कर्ज कर रहा था गॉड को। वो यहाँ तक कि बोल रहा था कि आपने मेरी लाइफ में विंग को दिया, बट हमारी लाइफ में खुशियाँ क्यों नहीं दी। ये बोलते हुए वांग जी रो रहा था। वो बार बार नॉक कर रहा था, नॉक बार बार वो उस गेट पे बार बार अपने हाथों को मार रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने तलवार को भी चलाने की कोशिश की थी, बट उस रूम को लैन कुरैन ने अपने शक्तियों से लॉक किया था, जिस वजह से वांग जी खोल भी नहीं पा रहा था। वांग जी को अचानक ही ब्लरी फील होने लग गया था, बट वांग जी उससे इग्नोर करके
उस मतलब अपने घर में खिड़कियों के पास जा रहा था कि उसे खोल पाए, बट वो सब शक्तियों से बंद था, जिस वजह से वांग जी खोल नहीं पा रहा था। वांग जी को धीरे धीरे करके चक्कर आ रहे थे, वांग जी का पूरा हान फू धीरे धीरे करके वाइट से पूरा रेड होते जा रहा था। वांग जी जब एक खिड़की के पास जा रहा था, अचानक ही उसे चक्कर आया और सीधा ही वो फिर से नीचे गिर पड़ा और फिर से उसके सर जमीन से जोर से टकरा गया। वांग जी वहीं पर ही तड़पते हुए अपना दम तोड़ रहा था, बट कोई भी उसके लिए मदद के लिए नहीं था। वो बार बार विंग को गुहारे लगा रहा था कि विंग आ जाओ मेरे पास, तुम्हारा लेसन आखिरी सांसें ले रहा है, बट उसकी आवाज़ तो उसके गले से निकल ही नहीं रही थी। और विंग को भी वो कैसे सुनाई देता। विंग तो खुद लड़ रहा था अपनी जिंदगी से। वांग जी पूरे रात भर उसी तरीके से बहते हुए खून के साथ उस फर्श में लेटा रहा, और इसी कारण खून की कमी के कारण और डिप्रेशन के कारण वांग जी का मतलब कब मौत हो गया पता भी नहीं चला। विंग जब वांग जी को इस हालत में देखता है तो वो अब सहन नहीं कर पाया और उसे इतना गुस्सा आया, उसके अंदर का दबा हुआ एक चीज सीधा ही बाहर आ गया। वो चीज और कोई नहीं, इन आयरन की शक्तियाँ थी, एक डार्क शक्तियाँ जो विंग कभी भी बाहर आने नहीं देना चाहता था। असल में विंग की मदर चांगसे सरन बॉसिन सरन की बेटी थी, और बॉसिन सरन इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल एक ताकत को अपने हाथों में कैरी करती थी। वो ताकत था इन आयरन का। बट जब सभी लोगों ने उस इन आयरन को पाने की चाह रखी थी, तब उन्होंने मतलब उस आयरन को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया था। बट लास्ट टुकड़ा छटक कर, या आप कह सकते हो वो टूट कर चांगसे सरन के अंदर चला गया था। उस टाइम चांगसे सरन को फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि बॉसन सरन ने उसे बचा जो लिया था। उन्होंने उस इन आयरन को चांगसे सरन के अंदर ही एक जगह पे स्थिर कर दिया था, वो हिल ना पाए। वहीं चांगसे सरन भी इस बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, इसीलिए उसे पता भी नहीं था। फिर उनकी शादी जैंग फैमे से हो गई, वो क्योंकि जैंग फैमे से प्यार करती थी। फिर जैंग फैमे के साथ उन्होंने एक बच्चे को कैरी किया, और उस बच्चे ने उस इन आयरन को अपने अंदर अवशोषित कर लिया था, क्योंकि वो इन आयरन उनके गर्भ के पास था। वो बच्चा यानी कि जब चांगसे सरन प्रेग्नेंट हुई थी पहली बार, तब वो इन आयरन उनके अंदर जाना चाहता था, बट जब मैडम यू ने उस बच्चे को मार दिया था तो वो इन आयरन थोड़ा सा एक्टिव हो गया था। उसके बाद विंग ने चांगसे सरन के गर्भ में एंट्री किया, तब वो जो इन आयरन था वो एक्टिव था, तो वो पूरा विंग के अंदर एक कोर बना चुका था। विंग के मतलब जो छोटा सा बच्चा था जो चांगसे सरन के गर्भ में था, उसने पूरा ही इन आयरन की शक्तियों को अपने अंदर ले लिया था। इसीलिए जब मैडम यू ने दोबारा चांगसे सरन के बेबी को मारने की कोशिश की तो वो मरा नहीं, बट चांगसे सरन खत्म हो गई थी। वहीं विंग को भी इस बारे में पता नहीं था कि उसके अंदर एक गोल्डन कोर है जो डार्क एनर्जी से भरा हुआ है, इसीलिए वो अभी तक नॉर्मली जिंदगी जी रहा था। बट जैसे ही उसने अपने प्यार की मौत देखी, तब उसका गुस्सा फूट पड़ा था। आज से पहले उसे इतना गुस्सा नहीं आया था, बट आज जब उसे इतना गुस्सा आया है तो उसके अंदर का ज्वाला फूट पड़ा। उसके अंदर का जो मासूम विंग था वो टूट पड़ा, और उसका दिल टूटते ही वो आयरन उसके दिल की जगह ले बैठा, और उसके अंदर एक गुस्से की लावा जल उठी, और उसने आओ देखा न ताओ अपने शक्तियों को गैदर किया। उसके आसपास पूरा ही ब्लैक शक्तियाँ छा गई थी, जिसे देखकर सब शॉक हो गए थे, और वो बिना देरी किए सभी के ऊपर अटैक करने लग गए थे। सभी यानी कि वो सिचैन, लैन कुरैन, पूरे लैन फैमिली को अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जैंग फैमिली भी अब गुस्सू के लिए निकल चुकी थी। वो भी अब मतलब 9 या 8 तो बज ही गए थे, तो वो लोग भी गुस्सू के अंदर एंट्री कर चुके थे, और जैसे ही उन्होंने एंट्री लिया, उनको भी विंग के घोष ने, विंग की उस डार्क एनर्जी ने कैप्चर कर लिया, और उन्हें भी तड़पा तड़पा के मार डाला। वहां पर जैंग फैमे बिल्कुल नहीं थे, वो कुछ टाइम के बाद आने वाले थे। वहीं सिचैन अपने भाई को अपनी गोद में लेके बैठे हुए थे। विंग के घोष ने सिचैन को हार्म नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था
कि वांग जी अपने गगो से कितना प्यार करता था, बट जितने लोगों ने विंग को वांग जी से दूर रखा था, जितने लोगों ने वांग जी को तड़पाया था, उन दोनों को अलग किया था, विंग ने सबको खत्म कर दिया था। ये देखकर सिचन के भी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ने जो किया वो गलत है, बट उन्होंने भी तो कुछ सही नहीं किया था। विंग जैसे ही सबको खत्म कर देता है, उसके बाद वो रोते हुए वांग जी के पास आता है। वो वांग जी को अपने गोद में उठाता है। सीचैन विंग को देख रहे थे। वो विंग से कहते हैं कि तुम मेरे भाई को लेकर कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर विंग सीचैन को बिना देखे कहता है, उस जगह जहाँ पर ये दरिंदगी हमारे करीब ना आ सके। ये बोलकर वो वांग जी को लेकर जाने लग गया। वहीं सीचैन वहीं पर अपने घुटनों पे बैठकर फूट फूट के रो रहे थे। उनकी पूरी फैमिली सब कुछ बर्बाद हो गई। उसका एक लौता प्यारा भाई उसे छोड़ के चला गया। अब उसकी क्या जिंदगी है। वो भी अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। ये सोचकर उसने भी अपना तलवार उठाया और अपने आप को खत्म कर लिया। वहीं विंग वांग जी को लेकर गुसु के पीछे वाली जंगल, जहाँ पर वो हमेशा मिला करते थे, बातें किया करते थे, वहीं पर ही आधे से ज्यादा टाइम वो बिताया करते थे। विंग वांग जी को लेकर वहीं आता है। वो वांग जी को लेकर खाई के पास खड़ा हो गया था। वो वांग जी को अपने गोद में लेकर बताता है कि देखो लैंसन, आज का दिन कितना प्यारा है ना। तुमने तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें एक दिन बताया था कि आज के दिन जब कोई एक साथ होता है तो वो पूरी जिंदगी एक साथ ही रहते हैं। तुमने भी मुझसे बोला था कि तुम आज के दिन ही मेरे बनोगे। आज के दिन ही हम शादी करने वाले थे और पूरी जिंदगी सातों जन्म हम साथ रहने वाले थे। तुमने अपना वादा तोड़ दिया वांग जी। तुमने मुझसे अपना वादा तोड़ दिया। तुम मेरे बिना कैसे दुनिया को छोड़ के जा सकते हो। नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था ना। तुमने तोड़ दिया, बट मैं नहीं तोड़ूंगा। मैंने तुमसे वादा किया था कि हम जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। ये बोलते हुए विंग अपने कदमों को उस खाई की तरफ बढ़ाने लगता है। वो वांग जी से कहता है, हम शादी करके तो एक साथ नहीं हो सके, बट मरकर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और गॉड, आपने इस जन्म में तो मुझसे मेरे वांग जी को छीन लिया, बट अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो मेरे वांग जी को मुझसे बिल्कुल दूर मत करना। अगर आपने फिर से ऐसा किया तो मैंने आज बस उन लोगों को सजा दी है, अगले जन्म में मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो वांग जी के फोrehead पे किस करता है और वो धीरे से वहां से छलांग मार देता है उस खाई में। उस ऊंची सी खाई में वो छलांग मार देता है जिसमें अगर कोई गिरे तो वो अपनी जान भी गंवा दे। ऐसी जगह से वो छलांग मार देता है और यहीं पर हमारी इस कहानी की एंडिंग होती है। ये बोलते हुए एक लड़का रोने बैठ गया था। तभी पीछे से एक दूसरा लड़का उसे गले लगा लेता है और वो उस लड़के के सर को अपने कंधे में छुपा लेता है। वो लड़का उसे कहता है, बॉबी, तुम आखिर इतना सैड स्टोरी क्यों पढ़ते रहते हो। तुम जब ये सब सहन नहीं कर पाते तो। ये सुनकर वो ओमेगा अपने अल्फा को देखते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगता है। देखो ना, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, बट गॉड ने इनके साथ कितना भेदभाव किया। मैं सच में गॉड से नाराज हूँ। ये सुनकर वो अल्फा अपने ओमेगा को देखते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गॉड सोच समझ के सब कुछ करते हैं। क्या पता गॉड ने कुछ लिखा हो। और इसमें भी तो लिखा है ना कि इसका सेकंड सीजन आने वाला है। इसका मतलब पक्का है कि इन लोगों ने रीबर्थ ले लिया है और रीबर्थ के बाद गॉड ने बिल्कुल भी इनके बीच में भेदभाव नहीं किया होगा, क्योंकि हर बार प्यार को सेक्रीफाइस करना होता है। हर बार प्यार को कुछ कड़ी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, एक दूसरे को खोना पड़ता है। गॉड ने भी तो अपने प्यार को कई बार खोया है, जैसे कि शिव ने पार्वती को खोया था, हमारे विष्णु ने हमारी लक्ष्मी को खोया था। बट वो भी तो गॉड है ना, उन्होंने भी अपने प्यार को खोया, बट फिर से वो अपने प्यार को पा चुके हैं। और वैसे ही शायद तक इन्होंने भी अपने प्यार को पा लिया है, जैसे मैंने
तुम्हें पा लिया है। ये बोलकर वो वांग जी के होठों को किस करता है। वहीं वांग जी हल्का सा उसके चेस्ट में मारते हुए कहता है, तुम सेंटी बातों में ये रोमांटिक बातें मत घुसा दिया करो। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है। हाँ, वो हमारे विंग और वांग जी थे। तभी वांग जी उस राइटर को देखते हुए कहता है, बट मुझे समझ नहीं आता ये राइटर है कौन। ईलिंग पैट्रियार्क, मुझे जानना है इसके बारे में, ये शक्ल भी नहीं दिखाता। ये सुनकर विंग कहता है, तुम्हें जानना है, तुम्हें देखना है उसके बारे में, उसको देखना है। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ, मैं उसका बड़ा वाला फैन हूँ, उसकी सारी किताबें बहुत अच्छी रहती है और ये तो मेरी फेवरेट है। ये सुनकर विंग कहता है, तो देख लो। ये बोलकर वो अपने हाथों को फैलाता है। वांग जी कंफ्यूज, क्या? तभी विंग कहता है, इलिंग पेट्रियार्क, पीयूष-चान। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी सरप्राइज, क्या? वो तुम हो? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, मैं हूँ। क्यों डाउट है? ये सुनकर विंग को देखकर वांग जी सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है, बट तुम कब लिखते थे? ये सुनकर विंग कहता है, रात को जब तुम सो जाते थे तब। मुझे ये लिखना बहुत पसंद था और मैंने ये सब लिखा है। तुम्हें अच्छा लगा ना? ये सुनकर वांग जी कहते, बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं तो तुम्हारा फैन बन चुका हूँ, तुम मुझे ऑटोग्राफ देना, ओके? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें जितने ऑटोग्राफ चाहिए मैं दूंगा। ये सुनकर वांग जी खुश और उसे गले लगा लेता है। वही विंग उसे बाहों में बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपने मन में कहता है, थैंक गॉड, मुझे दोबारा चांस देने के लिए, हमें दोबारा मिलाने के लिए। ये बोलकर वो विंग को टाइटली, मतलब वांग जी को टाइटली गले लगाता है। हाँ, विंग ने और वांग जी ने दोबारा बर्थ लिया है। उसने ये सब अपनी कहानी पे ही लिखा है। विंग को हमेशा ही ये इसी बात का सपना आया करता था कि उसने अपने किसी बहुत ही करीबी को खो दिया है और वो हमेशा ये सपना देखा करता था और उस सपने को उसने एक किताब में, एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया और आज वो सबके दिलों में राज करता है इलिंग पेट्रियार्क बनकर। विंग और वांग जी का रिश्ता बहुत ज़्यादा ही प्यारा था। वो दोनों ही जब पहली बार मिले थे, उन दोनों को ही एक अलग सा अट्रैक्शन हुआ था और बिना देरी किए विंग ने वांग जी को प्रपोज कर दिया था। वहीं वांग जी ने भी विंग को एक्सेप्ट कर लिया था और इस बार वांग जी म्यूट नहीं रहा। विंग वांग जी को अपनी वाइफ बना चुका था। वहीं वांग जी की फैमिली ने भी विंग को एक्सेप्ट कर लिया था। विंग बहुत ज़्यादा प्यारा था। वहीं वांग जी और विंग की शादी के 2 साल के बाद ही उनका एक छोटा सा बेबी बॉय हो जाता है और इसी में हमारा ये एफएफ खत्म होता है। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करना, ओके?